हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए जी, तो कुछ बच्चों की समस्या आ रही है कि जी सर पीडीएफ कहाँ से लें, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपका उसका नाम है संसार अकेडमी, SANSAR संसार अकेडमी, ACADEMY संसार अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है। और इस चैनल पर मैंने यूनिट नंबर की जितनी भी पीडीएफ थी वे सारी की सारी डाल दी है, और कुछ बच्चों ने उसको ज्वाइन भी कर लिया है। कुछ बच्चों ने संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन भी कर लिया है, और उस पर मैंने आपकी पीडीएफ भी डाल दी है यूनिट नंबर 1 की। जैसे जैसे आपकी पीडीएफ तैयार होती रहेगी मैं उस पर जो है अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 की पीडीएफ मैंने उस पर डाल दी है। इसके बाद जो फिलहाल ये आपकी चल रही है यूनिट नंबर 9 की पीडीएफ, ठीक है, ये अभी आपको जो है जल्दी ही उस पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट नंबर 9 की पीडीएफ आप लोगों को जो है उस चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ना इस क्लास को कराने के बाद इसकी सारी पीडीएफ जो है मैं आपको उस पर डाल दूंगा, ठीक है भाई। चलो जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक चल रहा था विकास और पर्यावरण। विकास और पर्यावरण जो है ये आपका यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत आता है, यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत आता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि यूनिट नंबर 10 भी कंप्लीट करा चुका हूं, यूनिट नंबर 8 भी हो चुकी है, ठीक है। यूनिट नंबर 8, 9, 10 यानी कि 9 भी चल रही है, ठीक है। तो तीनों ही होगी, इसके अलावा पहली, दूसरी, चौथी और 5वीं यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर आपके लगभग, ठीक है, ये मान लो कि 5 और 7 यूनिट के आसपास मैं आपकी कंप्लीट पूरी करा चुका हूं। इसके अलावा एक तो यूनिट नंबर 3 रह रही है, 3 के अलावा यूनिट नंबर आपकी 5, 6 और 7, ठीक है, 3 यूनिट वे रह रही है। तो कुल मिलाकर आपकी 4 यूनिट अभी रह गई हैं। सिस्टी एग्जाम से पहले पहले आप लोगों की ये सारी यूनिटें कंप्लीट करा दी जाएगी। इसमें यूनिट नंबर 5 आपकी थोड़ी बड़ी है, बाकी सभी यूनिटें जो है आपकी छोटी छोटी हैं, उनमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लें, और भाई संसार अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो इसको भी आप लोगों को जो है ज्वाइन कर लेना है। सारी पीडीएफ आपको यहीं से प्राप्त होगी, ठीक है, और वीडियो का लिंक भी वहां से आपको प्राप्त हो जाया करेगा, ठीक है। चलिए जी, तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है आपका आर्थिक विकास, बी में है केवल पर्यावरण का संरक्षण करना, सी में दिया गया वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की आवश्यकताओं को खतरे में डाले, और डी है आपका केवल तकनीकी विकास करना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा ये आपको इसमें बताना, ठीक है। सतत विकास, ठीक है, तो सतत विकास के बारे में आपको बताना है भाई, ठीक है। तो फटाफट जो है अपना आंसर आपको देना जी। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि भाई इसका उत्तर सही क्या होगा। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है जी, ठीक है। तो आंसर दीजिएगा फटाफट, आप लोगों को इसका आंसर भी मेरे साथ साथ देना है, ठीक है। चलो भाई, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा ये आपको बताना था इसमें, ठीक है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको इसमें बताना है। देखिए, सतत विकास का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की आवश्यकताओं को खतरे में डाले। तो सी आंसर आपका इसका सही होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया होगा, ठीक है भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है ये देखना है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकास और पर्यावरण के बीच असंतुलन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास और पर्यावरण के बीच असंतुलन का उदाहरण है ये आपको इसमें बताना है। ए में दिया गया है आपका हरित ऊर्जा का प्रयोग, बी में है आपका पुनर्योज्य संसाधनों का संरक्षण, और सी में दिया गया है आपका शहरीकरण से वनों की कटाई, ठीक है। इसके अलावा डी में दिया गया है आपका वर्षा जल संचयन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना। ये पूछ रहा कि निम्नलिखित में से विकास और पर्यावरण के बीच असंतुलन पूछ रहा है, ठीक है, असंतुलन पूछ रहा है। हरित ऊर्जा का प्रयोग ये तो असंतुलन नहीं है, पुनर्योज्य संसाधनों का संरक्षण ये भी नहीं है, शहरीकरण से वनों की कटाई ये आपका सही रहेगा, शहरीकरण से वनों की कटाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, सी आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए जी, मैंने आपको बता दिया है कि पीडीएफ आपको कहां से लेनी है। तो पीडीएफ के नाम से पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का नाम है संसार अकेडमी। तो संसार अकेडमी के नाम से सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल आएगा, उस पर यूनिट नंबर 1 की सारी पीडीएफ मैंने आपको अपलोड कर दी है आज ही, ठीक है।
चलिए जी, कुछ बच्चों ने उसको ज्वाइन भी कर लिया है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वे भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, मिलेनियम विकास लक्ष्य की कुल संख्या कितनी है? तो मिलेनियम विकास जो है उसकी कुल संख्या कितनी है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। मिलेनियम विकास में जो दी गई आपकी संख्या जो दी गई है लक्ष्य की, तो वो कितनी दी गई? 8 दी गई। कितनी? 8। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? 8 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य की समय सीमा क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य का समय सीमा क्या निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा? देखिए, सतत विकास लक्ष्य की जो सीमा निर्धारित की गई है वो इसमें आपको बतानी है, ठीक है। तो कितनी निर्धारित की गई है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो फटाफट बताइएगा कि सतत विकास लक्ष्य की जो समय सीमा है भारत सरकार के द्वारा वो कितनी रखी गई है? सतत विकास लक्ष्य की जो समय सीमा रखी गई है वो कितनी रखी गई है, या कौन सा समय उसका निर्धारित किया गया है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। ए में दिया गया आपका 2020, बी में 2025, सी में 2030 और डी में दिया गया है आपका 2040। तो जो समय दिया गया है आपका सतत विकास लक्ष्य का वो रखा गया क्या भाई? वो रखा गया आपका 2030 इसका समय रखा गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य की कुल संख्या कितनी है? सतत विकास लक्ष्य की कुल संख्या कितनी है? सतत विकास लक्ष्य जो है उसकी कुल संख्या बतानी है आपको। कुल संख्या जो कितनी रखी गई है, कितने उसमें फैक्टर रखे गए हैं, तो वे हैं आपके कितने? 17 रखे गए। कितने? 17 रखे गए। इसमें कितने रखे गए? 17 रखे गए हैं, ठीक है। 17 आपके रखे गए हैं, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य नहीं है? एसडीजी लक्ष्य कौन सा नहीं है? ए में दिया गया है आपका गरीबी उन्मूलन, बी में है उद्योग नवाचार और अवसंरचना, सी में आपका क्या है? वैश्विक युद्ध को बढ़ावा देना, और डी में है जलवायु परिवर्तन से निपटना। तो कौन सा नहीं है ये कहा गया है? ये केवल निगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। इसका सही आंसर जो होगा गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को समाप्त करना, ये तो सही है। उद्योग नवाचार और अवसंरचना ये भी सही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक युद्ध को बढ़ावा देना, विश्व के युद्ध को बढ़ावा देना, ये निगेटिव है आपका, ठीक है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। निगेटिव का भाई कौन सा हो गया? निगेटिव, ठीक है। चलिए, जलवायु परिवर्तन से निपटना ये भी इसका सही रहेगा। तो सी आंसर आपका इसमें सही होगा भाई, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। एमडीएस कब अपनाए गए? एमडीएस कब अपनाए गए यानी कि सतत विकास के जो लक्ष्य थे वे कब अपनाए गए, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट जो है आप लोगों को इसका आंसर बताना। भाई देखो, ये जो अपनाए गए थे आपके कब अपनाए गए? एमडीएस अपनाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी आपकी कब? 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही आपका हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसडीजी को किस सम्मेलन के अंतर्गत अपनाया गया था? कौन सा वो सम्मेलन था जिसमें इसका आपका जो है खाका तैयार किया गया, या इसका जो है मार्गदर्शन तैयार किया गया था? तो आप सभी जानते होंगे रियो +20 सम्मेलन जो हुआ था उसके अंतर्गत, ठीक है। रियो 20 जो सम्मेलन हुआ उसके अंतर्गत जो है इसका खाका तैयार किया गया था, या इसका लक्ष्य रखा गया था, या इसको अपनाया गया था भाई, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सतत विकास लक्ष्य किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ भाई, कौन से सिद्धांत पर आधारित है? आर्थिक लाभ पर, पर्यावरणीय न्याय पर, या किसी को पीछे न छोड़ें, और उपभोक्तावाद, ठीक है। तो किस पर ये आधारित है ये आपको इसमें बताना है। सतत विकास लक्ष्य जो है किन सिद्धांत पर या किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए भाई, सतत विकास जो है आपका, सतत विकास लक्ष्य का मतलब कि सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना। तो उपभोक्तावाद तो आएगा नहीं, ठीक है, और ना ही आपका पर्यावरणीय न्याय आएगा, और ना ही आर्थिक लाभ होगा इसमें। इसमें होगा किसी को पीछे न छोड़े, यानी कि सबको साथ लेकर चले। लीव डोंट वन बिहाइंड, यानी किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। कुल मिलाकर सबको साथ लेकर चलना है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। एसडीजीएस में जलवायु परिवर्तन से निपटना किस लक्ष्य क्रमांक में है? जलवायु परिवर्तन से निपटना कौन से नंबर पर आता है? ये पूछ रहा है कि कौन से क्रमांक पर है, कौन से नंबर पर है, ठीक है। तो वो आएगा आपका कौन सा? नंबर 13, ठीक है। नंबर 13 पर कहा गया है आपका क्या? जलवायु परिवर्तन से निपटना। जलवायु परिवर्तन से निपटना जो होगा वो कौन से नंबर पे आएगा? वो आएगा भाई आपका नंबर 13 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो 13 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है, ठीक है। 11वां जो क्वेश्चन है वो है एसडीजी की समय सीमा क्या है? एसडीजी की समय सीमा क्या है ये आपको बताना है, ठीक है भाई। बताओ भाई क्या समय सीमा है, ठीक है, क्या समय सीमा है, ठीक है। एसडीजी की समय सीमा क्या है ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। एसडीजी की जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो क्या की गई कि कब तक जो है इस लक्ष्य को पूरा करना है, ठीक है। इस लक्ष्य को जो पूरा करना हो कब तक करना भाई? 2030 तक, 2030 तक इसको पूरा करना होगा, ठीक है भाई। चलिए जी, ठीक है।
फिर से बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है। देखो, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और बातें समझ में आ रही हैं और आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया वे भी कर लो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। इसके अलावा जो है लाइक करने के साथ साथ अगर हो सके तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए जी, और पीडीएफ का मैंने आप लोगों को बताया कि संसार अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, संसार अकेडमी के नाम से। तो आप जो है वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। मैंने आपका यूनिट 1 की पीडीएफ उस पर डाल दी है, ठीक है। इसके अलावा और भी धीरे धीरे उस पर आपकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, ठीक है। चलिए जी, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा भाई? 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई? विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन हेतु आवश्यक है। तो विकास और पर्यावरण के लिए कौन सी चीजें जो है आपकी क्या है, ठीक है, संतुलन के लिए आवश्यक है, ये आपको इसमें बताना है। विकास और पर्यावरण के मध्य, दोनों के मध्य संतुलन हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? संसाधनों का अतिदोहन नहीं, ये तो निगेटिव है भाई, ठीक है, ये तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अतिदोहन करेंगे तो विनाश हो जाएगा। केवल औद्योगिकीकरण, देखो इसमें केवल शब्द आ गया, केवल शब्द भी निगेटिव होता है तो ये ना, ये भी आपका सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा केवल शहरीकरण भी नहीं होगा। सतत विकास रणनीति, सतत मतलब सबको साथ लेकर चलना, सभी चीजों को शामिल करना। कुल मिलाकर इसका सही आंसर होगा सतत विकास रणनीति। सतत विकास रणनीति इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है जैव विविधता हानि का प्रमुख कारण है। तो कौन सा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के हानि का सबसे प्रमुख कारण है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। चलिए जी, फटाफट बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो दिया गया है आपका क्या जी? वर्षा। ऑप्शन ए में क्या दिया गया भाई? वर्षा दिया गया है। बी में है आपका मानव प्रवास, और सी में है वनों की कटाई, और डी में दिया गया है पर्यावरणीय शिक्षा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है जी। तो फटाफट जो है इसका आंसर दीजिए भाई, क्या होगा, ठीक है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ए में दिया गया है वर्षा, बी में है मानव प्रवास, सी में है आपका क्या? सी में देगा वनों की कटाई, और डी में देगा आपका पर्यावरणीय शिक्षा। देखो भाई, जैव विविधता को जो हानि पहुंचाएगा, वर्षा से कोई हानि नहीं होगी, ठीक है, उस वर्षा से कोई हानि नहीं होगी। मानव प्रवास यानी कि मानव का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इससे भी कोई ज्यादा हानि नहीं होगी। पर्यावरणीय शिक्षा दोगे तो भी हानि नहीं होनी। हानि होगी वनों की कटाई से, किससे? पेड़ों के काटने से। तो पेड़ों के काटने से हानि होगी, यानी कि वनों की कटाई से हानि होगी, ठीक है भाई। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई एमडीजीएस में बाल मृत्यु दर में कमी किस लक्ष्य से संबंधित था या थी? एमडीजी में बाल मृत्यु दर में कमी किस लक्ष्य से संबंधित थी, ये आपको इसमें बताना है। ए में दिया गया है आपका लक्ष्य 2, बी में है आपका लक्ष्य 4, सी में दिया गया कौन सा? लक्ष्य 5, और 7 में दिया, सॉरी डी में दिया गया आपका लक्ष्य 7। तो सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखो भाई, बाल मृत्यु दर का जो है आपका वो दिया गया कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर दिया गया, ठीक है। चौथे नंबर पर दिया गया है क्या? चौथे नंबर पर दिया गया है एमडीजी में बाल मृत्यु दर में कमी, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लो। 2030 एजेंडा किससे संबंधित है? आप सभी को पता है, बार बार पढ़ा रहा हूं कि एमडीजीएस जो है आपका ये 2030 एजेंडा से संबंधित है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सतत विकास हेतु ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सतत विकास हेतु ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो कौन सा है? देखो, ऊर्जा के स्रोत में कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, सौर ऊर्जा भी है और डीजल भी है। लेकिन पूछ रहा है सतत विकास। सतत विकास यानी कि जिससे पर्यावरण को हानि ना हो। कोयले से पर्यावरण को हानि होती है भाई, पेट्रोलियम से भी धुआं निकलता है, हानि होती है, और डीजल से भी। सौर ऊर्जा से हानि नहीं होगी। तो कुल मिलाकर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। कौन सा? तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, आ रही बात समझ में भाई? यदि कोई समस्या है, कोई प्रकार है ना, किसी भी प्रकार की समस्या है आपको आवाज में या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आवाज तो सही आ रही है भाई, ठीक है, एक बार बता दो, ठीक है, एक बार बताना कि आवाज सही आ रही है आप लोगों को मेरी। अगर आवाज में कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट करके बता दें, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं जी क्या होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है मानव गतिविधियों से संबंधित, मानव गतिविधियों से सबसे अधिक प्रभावित तंत्र है, यानी कि मानव गतिविधि के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित जो तंत्र होने वाला है वो कौन सा है? क्या महासागर मानव गतिविधियों से प्रभावित होते हैं? होते तो हैं,
लेकिन पूछ रहा है कि सबसे अधिक, ठीक है, तो सबसे अधिक तो नहीं होंगे। वनों का तंत्र ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, भी रुक जाओ। मरुस्थल ये भी नहीं होगा। पर्वतीय क्षेत्र ये भी नहीं। देखो मानव गतिविधियों से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे वो होते हैं वनों का तंत्र, यानी कि वन काटने से पूरा क्षेत्र का पूरा सिस्टम जो है खराब हो जाता है, ठीक है। तो बी आंसर सॉरी भाई, बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 25 क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 25 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि किस तरह का दबाव बनाती है। तो जनसंख्या वृद्धि किस तरह का दबाव बनाएगी ये इसमें आपको बताना है। ए में है आपका सामाजिक दबाव, बी में पर्यावरणीय दबाव, सी में आर्थिक दबाव और डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी सही आंसर होगा? बताओ फटाफट भाई, ठीक है, कौन सा आंसर सही होगा। यानी कि जनसंख्या वृद्धि किस तरह का दबाव बनाती है। जनसंख्या से क्या क्या दबाव बनता है? देखो भाई, जनसंख्या से एक तो समाज पे भी दबाव पड़ता है, ये बात सही है कि सामाजिक दबाव पड़ेगा। इसके अलावा पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ेगा। जब जनसंख्या आबादी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, तो उनको रहने के लिए आवास वगैरह चाहिए, ठीक है, रहने के लिए आवास चाहिए, रोजगार भी चाहिए, बहुत सारी संसाधन उनको चाहिए। वैसे में क्या करेंगे, तो पेड़ पौधे कटते हैं, ठीक है। आगे बात सुनिए, तो पर्यावरण भी जो है उससे प्रभावित होगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक प्रभाव तो सबसे ज्यादा होगा ही, ठीक है, क्योंकि भाई जो ना जब जनसंख्या होगी ज्यादा बढ़ेगी तो उसको संसाधनों की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। संसाधन ज्यादा करने हैं तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आर्थिक रूप से भी प्रभावित होती है। तो कुल मिलाकर जो है तीनों प्रकार के दबाव जो है इसमें पड़ेंगे भाई, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि से आपका सामाजिक दबाव भी बढ़ेगा, पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ेगा और आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा। तो आंसर सही हो जाएगा भाई उपरोक्त डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो भाई, जिन बच्चों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। आगे बात समझो भाई। इसके अलावा यदि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप लोगों की एक समस्या थी, बहुत दिन से आपके कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ चाहिए, कहां से मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए हमने एक यूट्यूब जो है एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है संसार अकेडमी, SANSAR, ठीक है जी, SANSAR, संसार अकेडमी, ACADEMY, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूँ स्पेलिंग, ठीक है, एक बार गौर से देख लियो, ठीक है। संसार SANSAR, संसार अकेडमी, ACADEMY, ये टेलीग्राम चैनल है भाई, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है, पीडीएफ यहाँ से मिलेगी, ठीक है। और लाइव क्लास आप देख ही रहे हैं हमारे चैनल से, ठीक है, यूजीसी नेट हिंदी माध्यम, ठीक है, यूजीसी नेट हिंदी माध्यम है, ठीक है, यहाँ से क्लास देख ही रहे हैं, क्लास यहाँ पे मिलेगी। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, आप जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो है पीडीएफ आपके डाल दी है, ठीक है, एक पीडीएफ आपकी डाल दी गई है, ठीक है। इसमें यानी कि आपको जो है पीडीएफ यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यूनिट 1 की पीडीएफ मैंने इसमें आपकी डाल दी है भाई, ठीक है। चलो जी, तो अगले क्वेश्चन पे चलें। इसका आंसर बता दे भाई। इसका आंसर हो जाएगा सही आपका डी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लो भाई क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है भारत में सतत विकास के लक्ष्य लागू करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताओ कौन सी वो संस्था है जिसके द्वारा सतत विकास लक्ष्य को लागू किया गया है भारत में? भारत में पूछ रहा, ठीक है, भारत में पूछ रहा। देखो भारत का एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, इसे काट दो भाई, ठीक है। योजना आयोग समाप्त हो चुका है, इसे भी काट दो भाई, ठीक है। रह गए ऑप्शन 2, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का ये काम है नहीं सतत विकास का, ये काम किसका है? नीति आयोग का भाई, ठीक है। नीति आयोग का जो गठन किया गया था 2015 में हुआ। 2015 में नीति आयोग का गठन किसकी जगह किया? योजना आयोग की जगह। योजना आयोग को तो समाप्त कर दिया और उसकी जगह बनाया है नीति आयोग। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ना, जो प्रमुख होते हैं, वे होते हैं आपके कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन चला भाई। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं जी। क्या है? 20 आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका सतत विकास लक्ष्य 6 संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य 6, यानी कि सतत विकास लक्ष्य नंबर 6, ये है आपका नंबर 6। सतत विकास लक्ष्य नंबर 6 नंबर का कौन सा है बताना? भूख है या स्वच्छ जल और स्वच्छता है, इसके अलावा शिक्षा और ऊर्जा, कौन सा होगा ये आपको इसमें बताना। देखो भाई सही आंसर जो होगा 6 नंबर में दिया गया, कौन सा? स्वच्छ जल और स्वच्छता। स्वच्छ जल और स्वच्छता यानी कि साफ पानी और स्वास्थ्य वातावरण, ठीक। कुल मिलाकर बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, MDGS में प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना किस लक्ष्य का हिस्सा है, यानी कौन से नंबर का हिस्सा है, ये आपको इसमें
बताना। ठीक है, तो बता दो भाई कौन से नंबर का। देखो जो ना शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो आपका कौन से में रखा, प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे दे रखा। ठीक है जी, तो लक्ष्य नंबर 2 इसका आ जाएगा जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। सतत विकास का सिद्धांत पहली बार किस रिपोर्ट में दिया गया था? बताओ कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें सतत विकास लक्ष्य का पहली बार जो है चर्चा की गई या इस पर विचार किया गया पहली बार। ठीक है, ये सिद्धांत जो है ना कौन सी रिपोर्ट में दिया गया था सबसे पहले? देखो भाई, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में तो दिया नहीं गया था, इसके अलावा रियो घोषणा और आईपीसीसी रिपोर्ट में भी नहीं दिया गया। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो थी इसमें ही सबसे पहले इसके बारे में क्या किया गया था, चर्चा की गई थी। ठीक है, और इसी में इसको रखा गया था। ठीक है, इस रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास लक्ष्य को या सतत विकास का जो सिद्धांत है पहली बार इसमें दिया गया। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी संस्था एसडीजीएस की निगरानी में कार्यरत है? यानी कि एसडीजीएस की निगरानी में कार्यरत कौन सी संस्था है? बताओ भाई कौन सी होगी। देखो भाई, सारे देशों के बारे में काम करना तो ऐसी ही संस्था होगी जो सारे देशों के लिए काम करती हो। कुल मिलाकर सारी ऐसी ही संस्था है जो सारे देशों के लिए काम करती है। WHO भी करती है, WTO भी करती है, IMF भी करती है और UN भी करता है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यूनाइटेड नेशन, यानी कि आपका UN सही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो जी क्वेश्चन नंबर 24 और देख लो, और एक क्वेश्चन हो रह जाएगा इसके बाद में। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। केवल लाभ, ठीक है, दीर्घकालीन सोच, अंधाधुंध निर्माण या सीमित नीति। देखो सीमित नीति तो होना नहीं, अंधाधुंध निर्माण भी निगेटिव में आता है और केवल लाभ लाभ रह जाएगा तो ये भी थोड़ा निगेटिव में बैठा है वैसे तो। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा कौन सा, दीर्घकालीन सोच। दीर्घकालीन मतलब एक लंबे समय के लिए सोचना, लंबे समय के लिए सोचना, दीर्घकालीन सोच इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर आपका सही होगा भाई, कौन सा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देख लो, आखिरी क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने बोर्ड पर। ठीक है, देख लो जिसको, क्वेश्चन नंबर 25, वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो वनों की कटाई से सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। क्या प्रदूषण फैलता है, क्या रोजगार कम होता है, और सी में देगा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, क्या स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ खराब होता है, क्या होता है इसे बताना आपको। ठीक है, तो भाई देखो वनों की कटाई से सबसे ज्यादा जो होगा क्या होगा, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ठीक, सबसे ज्यादा प्रभावित होगी जैव विविधता। तो आंसर सही हो जाएगा इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे भाई आज के। ठीक, छोटी सी क्लास थी। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों की जो ना PDF की समस्या का समाधान तो कर ही दिया गया हम लोगों के द्वारा। यदि और कोई समस्या हो तो बता दियो भाई। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, तो उसके बारे में एक बार जो है कमेंट बॉक्स में बता जरूर दियो। जब आप लोग बताओगे तभी तो समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है भाई, जब समस्या का पता लगेगा तभी तो समस्या का निदान किया जाएगा, और जब समस्या का पता ही नहीं है तो निदान कैसे कर देंगे हम लोग, बताओ भाई। ठीक है, आगे बात समझ, आवाज में कोई समस्या आ रही हो तो आवाज में बता दो। ठीक है, पिछली बार एक बच्चे ने कहा था कि सर आवाज सही नहीं आ रही। ठीक है, तो आवाज के बारे में भाई हमने जो है उसका भी समाधान किया है। ठीक है, इसके अलावा PDF की तो बहुत सारे बच्चों की समस्या थी कि सर PDF बताओ कहाँ से मिलेगी। PDF के लिए मैंने आपको बता दिया, इससे पिछली 2 क्लासों में मैं आपको बताया था कि कहाँ से मिलेगी PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल जो है वो है जी आपका संसार अकेडमी, SANSAR, संसार अकेडमी, ACADEMY। अरे गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया तो साफ कर दो भाई, इसको दोबारा लिख देंगे। ठीक है, अकेडमी, ये लो जी दोबारा लिख देंगे भाई, ACADEMY अकेडमी। ये है जी हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये है जी हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, क्या है भाई, टेलीग्राम चैनल। वहां से आप हमारी PDF जो है ये वाली PDF जो है आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखते हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली क्लास पढ़ाई थी मैंने, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे। पिछली क्लास जो आप लोगों को पढ़ाई उसी से संबंधित ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख ले और उसके बाद इन क्वेश्चनों को करें, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताएं भाई आप लोगों के द्वारा कितने आंसर इसमें दिए जा रहे हैं। पिछली क्लास में भी कई बच्चों ने आंसर दिए हैं,
ठीक है, तो उम्मीद है कि इस बार जो है आप लोग भी सभी आंसर दोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, खुले में सोच समस्या किस श्रेणी में आती है। तो खुले में सोच करते हैं उसमें वो आपकी जो है आपकी वो जो समस्या है वो कौन सी श्रेणी में शामिल की गई है, कौन सी श्रेणी में शामिल की गई है। ए में दिया गया है स्थानीय पर्यावरणीय समस्या है, या क्षेत्रीय पर्यावरणीय समस्या है, या सी में है आपका वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है, या नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं है, या कोई सी भी समस्या नहीं है। देखो भाई, खुले में सोच की समस्या किस श्रेणी में आती है। खुले में सोच की आपकी वैश्विक समस्या तो हो नहीं सकती, वैश्विक समस्या तो ये हो नहीं सकती। ठीक है, इसके अलावा दिया गया है क्षेत्रीय समस्या, क्षेत्रीय समस्या भी नहीं है भाई। ठीक है, ये क्या है, स्थानीय समस्या है, उस क्षेत्र के लोकल लोगों की समस्या है। तो कुल मिलाकर क्या रहेगा, इसका ऑप्शन सही आंसर सही हो जाएगा भाई ए। ठीक है, तो स्थानीय पर्यावरणीय समस्या इसको कहा जाएगा। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए जी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, जोरदार भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर करो। ठीक है, आगे समझे जरूर कर दिया करो भाई। इतनी अच्छे जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं, और इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को ये पीडीएफ जो है यूनिट जो है मैं आपका ठीक है सारी की सारी यूनिट डिटेल में बिल्कुल करा रहा हूं। पॉइंट टू पॉइंट, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूं, सभी को करा रहा हूं। तो भाई जो है यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। देखो ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और एक बार पूरा जरूर देख लिया करो। ठीक है, पूरा भी जरूर देख लिया करो भाई। ठीक है, चलो जी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जल स्रोतों का अतिक्रमण यानी कि जल का अधिक दोहन किस पर्यावरणीय समस्या में श्रेणी में आता है, ये आपको बताना है। क्या क्षेत्रीय समस्या है, स्थानीय समस्या है, या वैश्विक समस्या है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो किस प्रकार की समस्या है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो जी कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। ठीक है, किस प्रकार की समस्या होगी। जल स्रोतों का अतिदोहन यानी कि जल का जो है आवश्यकता से ज्यादा दोहन करना किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या में आएगा। देखो भाई, वैश्विक समस्या तो ये है नहीं, और ना ही ये क्षेत्रीय समस्या है, ये होती है स्थानीय समस्या, हमारी लोकल समस्या है। जब हम पानी का ज्यादा दोहन करते हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो क्या आएगा, स्थानीय समस्या। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा भाई बी। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। एक देखो भाई, इससे पिछली जो क्लास आई थी, इससे पिछली जो क्लास आई, ठीक है, और ठीक है, और वो क्लास थी ऑब्जेक्टिव आपकी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास आई थी वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास आपकी आई थी, और उसमें भाई मैंने जो है ठीक है, उसमें मैंने क्या करा, उसमें एक आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 था भाई। क्वेश्चन नंबर 15 था, उसका आंसर गलत बता दिया। ठीक है, उसका आंसर मैंने आपका क्या है, ए बता दिया उसमें। ठीक है, जबकि रहेगा क्या उसमें, उसके हिसाब से सी रहेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपका एसडीजीएस जो है ठीक है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो है, ठीक है, कितने हैं आपके 30 उसमें पूछा गया था कितने वर्ष तक जो ना किस वर्ष तक निर्धारित किए गए हैं। तो वे 2030 तक किए गए, जबकि मैंने उसमें बता दिया भाई 2015 तक। ठीक है, 2015 तक, और 2015 बताया गया किसके लिए, आपके ये बताया गया है आपके मिलेनियम यानी कि MDGs के लिए। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के लिए। ठीक है, इसके लिए 2015 है, इसके लिए 2015 है, और एसडीजी के लिए 2030 है भाई। उसको सही कर लेना भाई। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, ठीक है, मैंने उसका भी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे दिया था। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, एक आधा आंसर जो है गलत बता दिया जाता है, ठीक है, या मुंह से निकल जाता है। ठीक है, उसके लिए जो है माफी चाहता हूँ भाई आप लोगों से। ठीक है, चलिए जी, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या भाई, स्थानीय। ये स्थानीय समस्या है भाई, स्थानीय समस्या है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कचरे का प्रबंधन किस पर्यावरण समस्या से संबंधित है। कचरे का जो प्रबंधन, ठीक है, कचरे का जो प्रबंधन है, कचरे का प्रबंधन किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, ये आपको इसमें बताना। तो बताओ भाई फटाफट। ए में दे गया है स्थानीय, बी में दे गया क्षेत्रीय, सी में वैश्विक। देखो वैश्विक तो हो ही नहीं सकता, विश्व की ये समस्या नहीं है। कचरे की समस्या होती है लोकल लोगों की, स्थानीय लोगों की। ठीक है, तो क्षेत्रीय भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा भाई स्थानीय समस्या। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या है। बताओ, औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या है, ये आपको बताना। ठीक है, देखो भाई ठीक है, ए में दे गया स्थानीय, बी में क्षेत्रीय, और सी में वैश्विक, और डी में दे गया नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो वैश्विक समस्या तो हो नहीं सकती, औद्योगिक प्रदूषण की जो समस्या है वो किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या होगी, वैश्विक समस्या तो है नहीं, और ना ही ये लोकल है भाई, स्थानीय भी नहीं है। तो कैसी होगी, क्षेत्रीय समस्या है। जब उद्योग लगेगा तो पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिया को नुकसान होगा, उससे पूरे एरिया को उससे नुकसान होगा, पूरे क्षेत्र को उससे नुकसान होगा, पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा। मान लो उद्योग है, उद्योग लगा दिया भाई किसी क्षेत्र में, फैक्ट्री लगा दी किसी क्षेत्र में, फैक्ट्री लगा दी किसी क्षेत्र में। जब फैक्ट्री लगाओगे तो फैक्ट्री का जो उद्योग का जो धुआं निकलेगा उससे नुकसान भाई पूरे क्षेत्र को होगा, किसी एक स्थानीय क्षेत्र को नहीं होना, किसी एक मोहल्ले को नहीं होना, या किसी एक
गांव को नहीं होना, उससे जितने भी आसपास के जितने गांव हैं, जितने क्षेत्र हैं, सबको नुकसान होगा। दूसरा, इससे जो अवशिष्ट निकलेगा, जो मलबा निकलेगा, वो इतना ज्यादा निकलता है, मान लो नदी में गया तो वो नदी जहां तक भी फैलेगी उस पूरे क्षेत्र में उससे नुकसान होगा, या उस पूरे क्षेत्र की मिट्टी का अपरदन होगा, उस पूरे क्षेत्र की मिट्टी का नुकसान होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कैसी रहेगी भाई? क्षेत्रीय समस्या रहेगी। आगे बात समझ में? चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करूं तो भूजल दोहन। भूजल दोहन का मतलब होता है भूमि के अंदर से जब अत्यधिक जल निकाला जाता है, जमीन के अंदर से जब आप ज्यादा जल निकालोगे तो उसे क्या कहा जाएगा? भूजल दोहन। किस श्रेणी में आएगा? वैश्विक श्रेणी में आएगा ना भाई, स्थानीय श्रेणी में भी नहीं आ सकता। कौन सी में आएगा? क्षेत्रीय श्रेणी में आएगा बेटी। जब आप जमीन से जल का दोहन करोगे तो ऐसा नहीं कि आपके घर का ही जल खत्म होगा, आपके घर के नीचे जो मिट्टी है, जो जमीन है या भूमि है, उसी का जल खत्म, आसपास के जो क्षेत्र में, पूरा जो क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्र का जल सारा समाप्त हो जाएगा। वाटर लेवल पूरे गांव का, 2-4 गांव का वाटर लेवल जो है नीचे चला जाएगा। तो क्या होगा? क्षेत्र को नुकसान होगा पूरा। तो इसे कहा जाएगा क्या? क्षेत्रीय समस्या। इसको कहेंगे भाई क्षेत्रीय समस्या। ठीक है, तो क्षेत्रीय समस्या आएगी। ठीक है, चलो जी, समझ में आ रही होगी बात भाई? नहीं आ रही तो बता दिया करो भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा। शहरीकरण से संबंधित पर्यावरणीय समस्या कौन सी है ये बताओ। ठीक है, बताओ भाई, आपको भी आंसर देना, 1-2 आंसर दिया करो यार। ठीक है, फटाफट आंसर देते रहा करो भाई। ठीक है, आप लोगों के आंसर का वेट करता हूं मैं। ठीक है, एंड में सबके देखूंगा भाई किसके कितने सही हैं। ठीक है, आगे बात समझे? तो सभी को जो है कमेंट बॉक्स में बताना भाई। ठीक है, साथ के साथ देते रहा करो। देखो कुछ बच्चे सोचे भाई क्यों दें भाई हम, ठीक है, क्यों दें आंसर। ठीक है भाई, देखो आंसर देने से ना आप ही का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जो ना इससे तुम्हारी जो ना और तैयारी और अच्छी तरह होगी। ठीक है, 21 जून से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 21 जून से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और कुछ बच्चों का तो 21 जून को भी हो सकता है भाई। ठीक है, जैसे मान लो कोई योगा वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, फारसी उर्दू वाले हैं, अरबी वाले हैं, ठीक है, या पंजाबी भाषा से हैं, तमिल भाषा से हैं, तेलुगु भाषा से हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के क्या होगा? ऐसे बच्चों को तो 21 से शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, जो आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, तो वे मिलेंगे आपको लास्ट में। ठीक है, वे एग्जाम होंगे आपके लगभग 25 जून के बाद। ठीक है, तो तब तक जो ना आप लोगों को जो है मेहनत करनी है दबा कर। ठीक है, मेहनत करते रहो। ठीक है, मेहनत करते रहो दबा के, तभी जाकर एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तभी जाकर आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे भाई। शहरीकरण से संबंधित पर्यावरणीय समस्या कौन सी समस्या है बताओ? शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण से जो समस्या है, शहरीकरण से जो संबंधित पर्यावरणीय समस्या है, वो कौन सी समस्या होगी? क्या वैश्विक समस्या होगी? नहीं भाई, शहर जो ना एक क्षेत्र में बनेगा, क्षेत्र में बनेगा, तो शहरी समस्या वैश्विक समस्या तो होगी, स्थानीय लोकल तो हो नहीं सकती। ठीक है, जब शहर बन रहा तो एक क्षेत्र में बनेगा, सीधी बात है, तो क्षेत्रीय समस्या होगी भाई। सी ऑप्शन से आएगा इसका, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें? चलो जी, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भाई। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या है बताओ? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जब जो है ना तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तापमान बढ़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं भाई किसी एक क्षेत्र का बढ़ेगा, किसी एक गांव का बढ़ जाएगा। ठीक है, जब तापमान बढ़ेगा तो किसी एक गांव का थोड़ा ना बढ़ना, कहाँ का बढ़ेगा? या किसी क्षेत्र का बढ़ेगा? ये तो भाई पूरे विश्व का बढ़ता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती है ये किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, न किसी स्थानीय क्षेत्र की समस्या है, न किसी एक गांव की समस्या। जब तापमान बढ़ेगा, मान लो आप पेड़ पौधे काट रहे हो दबा कर, उससे क्या होगा? सूर्य के जो ना तापमान ज्यादा बढ़ेगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो पूरे क्षेत्र में गर्मी होगी भाई, पूरे विश्व में गर्मी होगी, पूरी पृथ्वी पर गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, उससे केवल जो ना किसी एक क्षेत्र में प्रभाव नहीं पड़ना। आगे बात समझे? तो आंसर सही हो जाएगा वैश्विक क्षेत्र, वैश्विक। ठीक है, किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्या है? वैश्विक समस्या भाई, वैश्विक समस्या है, याद रखना। ठीक है, पर्यावरण को लेकर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं भाई। समुद्र स्तर में वृद्धि किस प्रकार की समस्या है बताओ? जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, कैसे होगी समुद्र के जल स्तर में वृद्धि? समुद्र के जल स्तर में वृद्धि तब होगी जब आप पेड़ पौधों को काट दोगे, ठीक है, या आपका जो ना आपके एसी ज्यादा चलाओगे, फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करोगे, उद्योग को ज्यादा बढ़ावा दोगे, उनसे जो धुआं निकलेगा फैक्ट्रियों से, उद्योगों से, कारों से, एसी से जो गैस निकलती है, एसी से जो गैस निकलेगी, ठीक है, एसी गाड़ियों में लग रही हो या घर में लग रही हो, फ्रिज वगैरह से जो गैस निकलेगी, अवशिष्ट जो बढ़ेगा, ठीक है, इसके अलावा पेड़ पौधे काटोगे तो तापमान ज्यादा बढ़ेगा, वर्षा कम होगी, आपदाएं ज्यादा आएगी, उससे क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान ज्यादा वृद्धि होगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, तो ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, बर्फ ज्यादा पिघलेगी, बर्फ ज्यादा पिघलेगा तो नदियों में पानी की मात्रा ज्यादा आएगी। और नदियों का पानी कहाँ पे जाता है? नदियों का पानी जाएगा भाई समुद्र में। नदियों का पानी जाता है कहाँ पे? समुद्र में। जब नदियों का पानी समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि समुद्र जो ना केवल भारत का है या बांग्लादेश का है या पाकिस्तान का है, समुद्र तो भाई पूरी दुनिया के होते हैं, ठीक है, पूरे विश्व के होते हैं। तो कैसी समस्या? वैश्विक समस्या भाई, वैश्विक समस्या है। नहीं कितना आसान? ठीक है नहीं बहुत आसान भाई, ठीक है, वैश्विक समस्या है। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। ओजोन क्षरण किस श्रेणी में आता है?
ओजोन क्षरण किस श्रेणी में आएगा? ओजोन क्षरण, ठीक है, मैंने आपको बताया ना समताप मंडल, ठीक है, मंडल होते हैं भाई, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, तो और बाह्य मंडल, 5 प्रकार के मंडल होते हैं, ठीक है, और ठीक है। तो कुल मिलाकर ओजोन जो है, ओजोन की एक परत बनी हुई थी, ओजोन की एक परत बनी हुई है, जो प्रकाश, जो सूर्य से आने वाली आपकी कैसी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं, ठीक है, उनको अवशोषित कर लेती हैं और उनको छान कर फिल्टर करके पृथ्वी पे भेजती है, जिससे आपके जो ना पृथ्वी पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो, पृथ्वी को नुकसान ना हो, मानव या जीव जंतुओं को नुकसान ना हो। अगर वे डायरेक्ट आ जाए तो उससे भाई है ना आपका स्किन कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर, ठीक है, यानी कि त्वचा कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, त्वचा के रोग, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी गैस है जिससे हमारे चर्म को या हमारे चाम को या हमारे शरीर को, ऊपरी भाग को नुकसान होता है, ठीक है। तो उसी को कहा गया ओजोन क्षरण किस श्रेणी में आएगा। देखो ये कोई एक देश की समस्या तो है नहीं, या किसी एक राज्य की समस्या तो है नहीं, या किसी एक गांव की समस्या तो है नहीं, ये तो भाई पूरे विश्व की समस्या, तो वैश्विक समस्या होगी, ठीक है, वैश्विक समस्या होगी। तो सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चले आगे, चलो जी, तो सी आंसर सही हो जाएगा भाई इसका। कौन सा? सी। आवाज सही आ रही? बता दो भाई, कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, ठीक है, बता देगा। पीडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया, सबकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। पीडीएफ मिलेगी आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, तो ज्वाइन कर लियो भाई। जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या किस श्रेणी में आती है? बताओ। अच्छा, जलवायु परिवर्तन समस्या जो है वो किस श्रेणी में आएगी? क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर है जी आपके सामने 10, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 10 है। इसका आंसर आप लोगों को देना भाई, फटाफट दो, देखो, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या किस श्रेणी में आएगी? बताओ भाई कौन सी श्रेणी में आएगी, ठीक है। तो भाई जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान होगा वो किसी एक स्थानीय क्षेत्र में होगा, स्थानीय क्षेत्र में तो होना नहीं, या किसी क्षेत्र में होगा नहीं भाई, ये तो पूरे विश्व को नुकसान होगा भाई। जलवायु परिवर्तन होगा तो उससे पूरे विश्व को नुकसान होता है, पूरे विश्व को नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर आपका वैश्विक समस्या रहेगी, वैश्विक समस्या रहेगी। 10 क्वेश्चन हो लिया आपके, ठीक है। चलो जी 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत हो लिया वैश्विक समस्या, ठीक है, स्थानीय समस्या और क्षेत्रीय समस्या। अब और क्वेश्चनों पर बात करते हैं। खुले में सोच की समस्या का समाधान कौन सा हो सके? बताओ। तुम्हारे से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आंसर भी आपको जो ना आसानी से देना, इसका आसानी से ही आंसर देना, और सबका सही होना चाहिए। खुले में सोच की समस्या का समाधान कौन सा हो सके? बताओ। शौचालय निर्माण करना हो सके, या कचरे का पुनर्चक्रण हो सके, या फिर वृक्षारोपण हो सकता है, या फिर जल स्रोतों का संरक्षण करना हो सकता है। बताओ भाई। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम पे जो है आप लोग ये क्लासें देख रहे हैं, और यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, और अन्य लोगों को भी बताएं भाई कि वहां पर जो है, ठीक है, कि जो है इस चैनल पर बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का या पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। चलिए जी, तो देखो भाई, खुले में सोच की समस्या का समाधान कौन सा हो सके? भाई कचरे का पुनर्चक्रण से तो कोई संबंध है नहीं, वृक्षारोपण से थोड़ा ना सोच रुक जाएगी, ठीक है, या जल स्रोतों के संरक्षण करने से रुक जाएगी। भाई शौचालय बनाओगे तभी तो सोच करो ना, सोच रुकेगी, ठीक है, सोच जब भी तो बदलेगी इंसान की, जब घर में शौचालय होगा, जब घर में शौचालय होगा तभी तो वहीं पकड़ेगा ना, ठीक है, तो वो जंगल में नहीं जाना है, लौटा लेगा, ठीक है, कहाँ में बैठेगा, फिर घर में ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा? शौचालय का निर्माण किया जाएगा। उम्मीद है कि सभी ने आंसर सही दिया होगा इसका, और जिसने सही नहीं दिया भाई साहब उसे अधिक सोचना पड़ेगा, ठीक है, उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो है, ठीक है, यूजीसी नेट है भाई ये, ठीक है, इतनी आसानी से क्लियर ना होता। कचरे का प्रबंधन किस उपाय से सुधारा जा सकता है? बताओ। कचरे का प्रबंधन किस उपाय से सुधारा जा सके, ये आपको बताना। अवशिष्ट जल पुनः उपयोग करने से, या पुनर्चक्रण और अवशिष्ट पृथक्करण करने से, या प्रदूषण नियंत्रण करने से, या फिर जल संरक्षण करने से। आसान सा है भाई, आंसर बता दो फटाफट, ठीक है, 1 मिनट इंतजार कर रहा आपका, ठीक है, उसके बाद आंसर बताऊंगा इसका, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो जी, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका? तो थक लिए दिखे भाई तुम, हाँ? अभी तो यार तेरा 12-13 मिनट की क्लास हुई अभी, ठीक है, अभी से थक लिए भाई। इतनी जल्दी ना थको, ठीक है, इतनी जल्दी थकोगे तो काम कैसे चलेगा ना, बताओ। अगर इतनी जल्दी थकोगे तो काम कैसे चलेगा, है? प्रोफेसर कैसे बनोगे भाई, ठीक है। चलो ये देखो भाई, कचरे का प्रबंधन किस उपाय से सुधारा जा सकता है? अवशिष्ट जल प्रबंधन, जल से तो कोई संबंध है नहीं बा कचरे का, ठीक है, आगे बात समझे। प्रदूषण नियंत्रण से भी कोई संबंध ना है, और जल संरक्षण से भी कोई संबंध ना है। कचरा रोका जाएगा भाई पुनर्चक्रण करने से, एक तो, ठीक है, यानी कि कचरे का पुनर्चक्रण कर लो। जैसे मान लो कुछ ना आपके आपके क्या है, ठीक है, जो गीला कचरा है, ठीक है, गीला जो कचरा है, गीला कचरा किसको कहेंगे? जैसे मान लो सब्जियों के छिलके हैं,
ठीक है। अवशिष्ट बची हुई सब्जियां हैं, ठीक है, या सड़े हुए जो ना आपकी सब्जियां वगैरह हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको आप डाल सकते हो किसमें, उनको डाल सकते हो भाई गैस बना सकते हैं उनकी, ठीक है। उसे बोलते हैं तो क्या, एक कुआ वगैरह बना देते हैं, उससे गैस निकलती है फिर, ठीक है। समझ, तो कुल मिलाकर पुनर्चक्रण कर सकते हैं। अवशिष्ट पृथक्करण, अवशिष्टों को अलग अलग करके भी आप कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। अवशिष्ट मतलब जो बची हुई चीजें, जैसे मानो पन्नी अलग कर दी, प्लास्टिक की चीजें अलग कर दी, उसमें जो ना लकड़ी की चीजें हैं कुछ उसको अलग कर दी, कागज है तो उसको अलग कर दिया, आपके गीला छिलके वगैरह हैं उनको अलग कर दिया। कुल मिलाकर अवशिष्टों का पृथक्करण करके भी आप क्या कर सकते हैं, कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा भाई इसका, कौन सा, बी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो क्या है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल स्रोतों के अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, बताओ, सोच क्या बताइए भाई, बहुत ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। जल स्रोतों के अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। जल स्रोतों का अतिक्रमण मतलब जैसे आप देखते हो ना आपके क्षेत्र में, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हो या आपका जो ना बिहार वाले क्षेत्रों में रहते हो, ठीक है, या इसके अलावा दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में आप निवास कर रहे हो, तो इन क्षेत्रों में जल का बहुत बड़ी मात्रा में दोहन किया जा रहा है भाई। इसको कैसे रोका जा सके बताओ, ठीक है, इसको कैसे रोका जा सकता है। देखो भाई, एक तो जल संरक्षण परियोजनाएं चलानी पड़ेगी, ठीक, जल संरक्षण परियोजना चलाना भी जरूरी है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जल पुनर्चक्रण, जल का पुनर्चक्रण किया जाए। जल का दोहन कर रहे तो उस जल को जो ना जमीन से जल को निकालना, उसे अवशिष्ट नहीं बहाना, उसे किसी और चीज में इस्तेमाल कर लो भाई, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने जो ना पानी निकाला पीने के लिए, ठीक है, और वो भाई जो ना बासी हो गया, उसे क्या करो, जानवरों के इस्तेमाल कर लो, जानवरों को नहलाने के लिए काम कर लो, या फिर क्या करो, कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लो उसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका जो है इस्तेमाल होना चाहिए, पुनर्चक्रण होना चाहिए जल का, ठीक है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जो ना उसे ऐसे ही नहीं बहा देना, ठीक है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं भाई, बाढ़ का नियंत्रण भी कर सकते हैं, ठीक है, बाढ़ों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। मान लो बाढ़ आ गई, पानी आ गई, उसे पानी को रोक कर रख सकें, ताकि जो ना आवश्यकता के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो सारे सही भाई, उपरोक्त सभी विकल्प सही कर रहे हैं, सारे उपाय अपनाए जा सके भाई, ठीक है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, बताओ भाई इसका आंसर। भूजल दोहन, भूमि का जो जल है, भूमिगत जो जल है उसका दोहन करना, दोहन को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण होगा, कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण होगा भूमि के जल का दोहन रोकने के लिए। वर्षा जल संचयन, वर्षा के जल को संचित करके रख सकें। वर्षा के जल को संचित करना मतलब इकट्ठा करके रखना, क्या करना, इकट्ठा करके रखना, ठीक है भाई, ये तो हो सकता है, सही बात है। जल पुनर्चक्रण अभी बताया है, ये भी बात सही है, ठीक है। जब तो जो ना भूजल दोहन को कम किया जा सके, जब जल का बार बार इस्तेमाल, एक जल को मान लो जमीन से निकाल लिया, ठीक, समरसेबल से पानी को निकाल लिया, उसे ऐसे ही नहीं बहाना, जो अवशिष्ट बच गया उसे अन्य काम में इस्तेमाल करो, जैसे कपड़े धोने में, जानवरों को पानी पिलाने में, जानवरों को नहलाने में, या सिंचाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पुनर्चक्रण करना। पेड़ पौधों का संरक्षण करो भाई, पेड़ पौधों का संरक्षण करो, तभी तो वर्षा ज्यादा होगी, पानी ज्यादा आएगा, भूमिगत जल का दोहन भी कम होगा। तो कुल मिलाकर इसका भी भाई डी आंसर सही हो जाएगा, डी विकल्प सही है इसका भी, ठीक है भाई। आगे चलूं, चलो जी क्वेश्चन नंबर 15 और देख लो। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, बताओ भाई। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय उठाए जा सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करो। कुछ ऐसे उपकरण आते हैं जो उद्योगों में लगाए जाते हैं जिससे प्रदूषण कम निकलेगा भाई, ठीक है। जैसे अभी देखा ना आपने B6 का नाम की बाइक वगैरह आई थी, गाड़ियां आई, ठीक है, ये क्या कर रही है, प्रदूषण को कम प्रदूषण करती है, धुआं कम फेंकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, क्लीनर उत्पादन तकनीकों का उपयोग करो। जैसे मान लो भट्टे से धुआं निकल रहा, चिमनियों से धुआं निकल रहा, ठीक है, उसके साथ साथ में कुछ राख भी निकलती है, उड़ती है, उससे भी प्रदूषण फैलता है। तो उसको रोकने का प्रयास करो, उसे किसी तरह से रोका जा सके, ताकि जो ना उस अवशिष्ट को रोक सकें और उसे और कहीं इस्तेमाल कर लो भाई, ठीक है। इसके अलावा चिमनियों की ऊंचाई बहुत ज्यादा करो, ताकि धुआं जो ना ऊंचाई पे उठे, ठीक। दूसरा, फिर जो ना उद्योग में ऐसे कचरे को जलाओ जिससे धुआं कम निकले, जिससे धुआं भी कम निकले, ठीक है, ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लीनर उत्पादन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए भाई, सही बात है। हानिकारक रसायनों का निष्कासन, यानी कि जो हानिकारक जो केमिकल है, अवशिष्ट है, उसको नहीं जलाना चाहिए। जैसे प्लास्टिक, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, ठीक है, या निम्न कोटि का कोयला, ठीक है, लकड़ियां वगैरह, उनसे क्या होता है, धुआं ज्यादा निकलता है, धुआं ज्यादा निकलता है। लेकिन आप गैस जलाओगे तो उससे धुआं बहुत कम निकलता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हानिकारक रसायनों का निष्कासन करना, उनका इस्तेमाल नहीं करना, तो सारे सही भाई, इसमें भी डी आंसर सही हो जाएगा इसका भी, ठीक है। तो इसका भी डी आंसर सही हो जाएगा भाई। आगे चलो जी, 25 क्वेश्चन है और 16 क्वेश्चन भागे, 9 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके बाद में। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या है इसका आंसर, बता दो क्या होगा। शहरीकरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। शहरीकरण की जो समस्याएं हैं
शहरों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका क्या समाधान हो सके। अगर आप शहर में रहे तो बताओ भाई क्या समाधान होना चाहिए। देखो भाई, हरित स्थानों का विकल्प, हरित स्थानों का मतलब पेड़ पौधे वाले क्षेत्रों का विकल्प या स्थानों का विकास किया जाए। हरित स्थानों का विकास किया जाए। कैसे करोगे? अपने क्षेत्रों में, शहरी वाले क्षेत्रों में, घर के सामने, घर में पेड़ पौधे लगाओ, गमले लगाओ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे आते हैं जो छोटे गमलों में भी लगाए जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा? हरित स्थानों का विकास होगा, हरित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मतलब ये ना, आपने देखा होगा ना, शहरों में प्रत्येक व्यक्ति, मान लो घर में 3 व्यक्ति हैं, तीनों के पास में बाइक, तीनों के पास में गाड़ियां, जबकि तीनों एक ही गाड़ी में जा सके, तीनों एक ही बाइक, ना 2 व्यक्ति एक बाइक पर जा सके, 3 तो जा नहीं सकते, बस सरकार चालान कटवा दे नहीं तो, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा? सार्वजनिक जो परिवहन है, जैसे मान लो बस चल रही, मेट्रो चल रही, ई रिक्शा चल रही, ठीक है, उनमें जाओ भाई, ठीक है। जरूरी थोड़े ना अपना वाहन लेके जाओगे, ठीक है। अपना वाहन लेकर जाओगे तो प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, शहरीकरण की जो ना समस्या बढ़ेगी, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, ठीक है, परिवहन में दिक्कत होगी, जाम ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि सार्वजनिक जो परिवहन है उनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए भाई। दूसरा, कचरा प्रबंधन। जो शहरों में जो कचरा बढ़ता जा रहा है, अवशिष्ट जो होता है, उसका प्रबंधन करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको लगाना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो है शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। तो इसके भी भाई सारे सही है। डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, इसका भी डी ऑप्शन ही सही होगा। आगे बात समझ में? चलो जी अगले क्वेश्चन पर जाओ। तो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 17 पे आगे जी, क्वेश्चन नंबर 17 पे आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बताओ भाई क्या उपाय किए जाएंगे? कार्बन उत्सर्जन में कमी करो, बिल्कुल सही बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करो, ठीक है, यानी कि एसी वगैरह कम चलाओ, वाहनों को कम चलाओ, ठीक है। इसके अलावा उद्योगों से जो ना ऐसी चीजें चलाओ ताकि धुआं कम हो। आगे बात समझ में? ये चीजें करनी, लकड़ी नहीं जलानी भाई, चूल्हे का प्रयोग नहीं करना, गैसों का इस्तेमाल करो, घर में गैस सिलेंडर जलाओ। आगे बात समझ में? चलो जी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा है उसको चलाओ, पवन ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करो, जल ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करो, बिजली का इस्तेमाल करो। कुल मिलाकर जो ना उससे क्या होगा? ये सारे के सारे नवीकरणीय ऊर्जा है, जवारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, आपके जो ना, और जल विद्युत वगैरह, ठीक है। वृक्षारोपण, पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, पेड़ पौधे भी ज्यादा लगाओ, ताकि जो ना तापमान में गिरावट हो, ग्लोबल वार्मिंग में कमी हो। अगली बात समझे, इस साल तो तुम देख ही रहे हो भाई, 2025 में ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही, बहुत ज्यादा बढ़ रही है भाई, कितनी गर्मी हो रही है, कितना तापमान बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। आगे बात समझे? चलो जी, तो डी इसका भी सही हो जाएगा भाई, इसका भी विकल्प डी सही होगा। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। कौन सा भाई? डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलूं? चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई, समुद्र स्तर में वृद्धि से क्या खतरे हो सकते हैं? जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा उससे क्या खतरा होगा? बताओ क्या खतरा हो सके? समुद्र के जल स्तर बढ़ने से क्या वृद्धि होने से क्या क्या खतरा हो सके भाई? जब जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? जलीय जीव जितने होंगे उनको हानि होगी, एक तो जलीय जीव जंतु जितने हैं उनको हानि होनी, ठीक है जी, वे बेचारे जो ना उनको नुकसान होगा, उनके आवास वगैरह को नुकसान होगा। दूसरा क्या होगा भाई? तटीय क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आ जाएगी, पानी ज्यादा चढ़ेगा, ठीक है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ ज्यादा आएगी, पानी ज्यादा चढ़ेगा, बहुत सारे शहर डूब जाएंगे, जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु में जो ना असंतुलन बढ़ जाएगा, परिवर्तन होगा, और बहुत सारे जलीय जीव जंतु जो है, प्रजातियां जो है, उनका भी नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर जो है इसमें आपका क्या है? तटीय क्षेत्रों का नुकसान होगा। एक तो भाई तटीय क्षेत्रों का मतलब शहरों का विनाश हो जाएगा, कुछ शहर जो है डूब जाएंगे, शहरों का विनाश मतलब कि बहुत सारे शहर जो है जलमग्न हो जाएंगे। जैसे कहा गया ना कि 2045 तक मुंबई शहर डूब जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे, मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका और इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे भाई, क्योंकि जल स्तर बढ़ता जा रहा, ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे, समुद्र का जल स्तर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो नुकसान होगा भाई, जलवायु परिवर्तन को नुकसान होगा, प्रजातियां जो समुद्र में निवास करते हैं बहुत सारी प्रजातियां, उनको नुकसान होगा, ठीक है। तो इसका भी डी सही है भाई, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका भी, ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है भाई, डी आंसर सही हो जाएगा। चले भाई, तो सारे सही है भाई, डी आंसर सही है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो भाई, ओजोन क्षरण के कारण क्या प्रभाव हो सकता है? बताया था मैंने, त्वचा कैंसर सबसे ज्यादा होता है, त्वचा कैंसर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जब ओजोन गैस सीधे डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाएगी तो एक तो तापमान बढ़ेगा, ठीक है, त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन होगा, और पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसका भी विनाश होगा, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सबको नुकसान होगा भाई, सबको नुकसान होगा। तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कैंसर होने की संभावना, त्वचा कैंसर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, जलवायु परिवर्तन होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। तो डी आंसर इसका भी सही है, डी आंसर इसका भी सही है, सारे के सारे सही है भाई, इसके भी सारे के सारे सही हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं?
कैसी होगी भाई, जलवायु परिवर्तन होगा तो समस्या, एक तो तापमान बढ़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो पृथ्वी पर असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, बहुत सारी प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, उनको नुकसान होगा। आगे बात समझे, वो जो ना कभी कभी बहुत सारी बारिश, बहुत तेजी से बारिश होगी, कभी कभी जो ना सूखा पड़ जाएगा, आगे बात समझे, कभी कभी पे बर्फ पड़ने लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है बहुत सारा नुकसान होता है। तो देख लो भैया क्या है, समुद्र स्तर का बढ़ना, जल स्तर बढ़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन होगा तो ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, प्रजातियों को हानि होगी, जीव जंतुओं को हानि होगी, असमय बर्फबारी, बिना समय के बर्फबारी शुरू हो जाएगी, बिना समय के बारिश होने शुरू बारिश हो जाएगी, और बारिश के समय बारिश नहीं होने की, ठीक है, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, बहुत सारे नुकसान है भाई कुल मिलाकर, ठीक है। सारा कह सकते हैं डी सही हो जाएगा इसका भी, डी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपके 21 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भाई क्या है, ठीक है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको बताना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन में कृषि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, बताओ। जलवायु परिवर्तन होने से, मैंने आपको बताया कि जब गर्मी ज्यादा होगी, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकेगा भाई, ठीक है, मान लो जो ना बाकी समय जलवायु परिवर्तन में वर्षा नहीं हुई, ठीक है, तो जो ना उससे क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, अकाल आ जाएगा, ठीक है, फसलों के उत्पादन में कमी हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां बढ़ेगी, तो बहुत सारे कारण लिख सकते हो आप इसके, ठीक है, बहुत सारे कारण लिख सकते हो, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है, और जैव वो जो है आपकी विविधता को नुकसान होगा, पेड़ पौधों को नुकसान होगा, तो फसल उत्पादन में कमी हो जाएगी, एक तो सीधी बात है, सूखा पड़ेगा, बाढ़ भी आ सकती है, ठीक है जी। तो क्या रहेगा, विकल्प डी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर बताओ भाई फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर बता दो फटाफट, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण की सबसे पहली और सबसे प्रभावी नीति क्या हो सकती है। अच्छा जी, प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी नीति क्या होगी, ये पूछ रहा है इसमें, ठीक है। आवाज आ रही क्या, दिक्कत है कुछ आवाज में, बता दिया करो भाई, आवाज में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दिया करो, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना, ठीक है। चलो जी, प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का कड़ाई से पालन करना, सही बात है भाई, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो कानून है उनका कड़ाई से पालन करो, ये बात तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दूसरा, जागरूकता अभियान चलाओ भाई प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ये भी बात सही हो सकती है, क्या है। और प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ये भी इसका सही विकल्प रहेगा प्रदूषण को रोकने के लिए। तो कुल मिलाकर इसके भी सारे आंसर सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो जी, ऑफलाइन क्लास का टाइम तो नहीं हुआ भाई, अभी नहीं हुआ भाई, ठीक है। चलो जी, तो चलो इस क्लास को पूरा करते हैं फटाफट, 2 क्वेश्चन और रह गए इसके बाद में। जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कौन सी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कौन सी गतिविधियां सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना भाई। कार्बन उत्सर्जन में कमी करो, बिल्कुल सही है भाई, कमी कर दो तो जलवायु परिवर्तन कम होगा। जलवायु अनुकूल नीतियों को लागू करना, सही बात है, ऐसी नीतियां लागू करो जिससे आपका जलवायु को कोई नुकसान ना हो, जलवायु प्रदूषण ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर लो, नवीकरणीय ऊर्जा किस जगह है भाई, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, तो इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल करो, ठीक है। जल विद्युत है, इनका इस्तेमाल करो जिससे क्या हो, जलवायु परिवर्तन को, जलवायु को ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर डी विकल्प इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, अगला क्वेश्चन देख लो जी क्या है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 24वां, तो भूजल स्तर को पुनः भरने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है, यानी कि जो जमीनी स्तर है, जमीन का, भूमि के अंदर जो पानी है उसकी पूर्ति करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जा सके, बताओ कौन सा उपाय अपनाना सबसे बेहतर होगा। आगे बात समझो, देखो भाई, वर्षा जल का संचयन, यानी कि वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखो भाई, वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखो ताकि भूजल स्तर को पुनः भरा जा सके। किसी क्षेत्र में पानी रोक कर रखोगे तो पानी जो ना धीरे धीरे क्या होता है, जमीन के अंदर चला जाता है, तो भूजल स्तर पुनः भरने का इसका एक ये रास्ता हो सकता है। दूसरा, भूमि सुधार, भूमि सुधार करना चाहिए, भूमि को लेकर जो ना पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बहुत सारे जो ना पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो ना जीव जंतुओं का दोहन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, जब पेड़ पौधे लगाओगे तो उस क्षेत्र में जो ना पेड़ पौधे जो है जल का संचयन बनाए रखते हैं, जल का वातावरण बनाए रखते हैं उस क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा नदी पुनर्जीवन, नदियों को पुनर्जीवित करो ताकि उस क्षेत्र का वाटर लेवल ठीक हो सके। अलग अलग क्षेत्रों में नहरें बना दो, बहुत सारे क्षेत्रों में नदियां निकाल दो भाई, ठीक है। नदियां तो प्राकृतिक होती है लेकिन नहरें निकाल सकता है इंसान, ठीक है। बड़ी बड़ी नहरें निकाल दो जिससे ना उस क्षेत्र में जल की मात्रा बनी रहे, भूमिगत जल बना रहे। तो सारे विकल्प इसके भी सही होंगे, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है।
चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। आज का आखिरी क्वेश्चन है और जो ना कमेंट बॉक्स में बताइए भाई कितने आपके सही रहे और कितने गलत हुए। बेहतरीन क्वेश्चन है आखिरी वाला, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बताना भाई किससे संबंधित है, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया, बताओ कौन सा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है और आगे भी आने की संभावना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या रियो सम्मेलन। बताओ भाई कौन सा आंसर सही रहेगा इसका, ठीक है, कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। और भाई आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है, कि आपकी ये पीडीएफ जो मिलेगी आपको, ये मिलेगी संसार अकेडमी, SANSAR संसार अकेडमी, ACADEMY संसार अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस पे मिलेगी आपको ये सारी पीडीएफ, ठीक है। आगे बस समझ, यहीं पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी भाई, ठीक है, ज्वाइन कर लियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत बच्चे पीडीएफ कर रहे थे बहुत दिन से, ठीक है, पीडीएफ का समाधान तुम्हारा कर दिया गया है। और कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की तो मुझे बता दियो, उसका भी समाधान कर दूंगा भाई आसानी से, ठीक है। और भाई दफा जो ना कोई से क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाए, ठीक है, तो जो ना उसको बता दिया करो भाई, मैं कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर तुम्हें कर दिया करूंगा उसका फिर, ठीक है। चलो जी, देखो इंसान हूं मैं भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाए कई बार, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी आंसर सही रहेगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था, ठीक है भाई। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर जो है अपने आंसर दिया करो भाई, ठीक है। बताने आप सभी को कि कितने आंसर आप लोगों ने सही पुटअप किए हैं, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और भाई लाइक जरूर कर दिया करो यार, ठीक है। इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे हर क्लास में, लाइक बहुत कमाते हैं भाई, तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो भाई, और जरूर बताना आपको कि कितने आंसर आप लोगों के इसमें सही हुए हैं, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जलवायु परिवर्तन को लेकर पढ़ रहे थे, जलवायु परिवर्तन के बारे में पिछली क्लास हमने डिटेल से पढ़ी है। अब इसी के 25 PYQ या MCQ, ठीक है, सॉरी MCQ मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन जिनको एग्जाम में, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। और आपका इस टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। आपका जलवायु परिवर्तन से आपको एक क्वेश्चन तो अवश्य देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए जी, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और हम जो है आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो जो है लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और हो सके तो इसको शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है। और साथ साथ आप लोगों को भी जो है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। अंत में आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के जो है कमेंट बॉक्स को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है, तो कौन सी गैस का सबसे ज्यादा योगदान होता है किसमें, ग्रीन हाउस गैस में। ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस का प्रभाव पड़ता है, कौन सी गैस का योगदान होता है, आपको बताना है। ऑक्सीजन ए में दिया गया है, बी में नाइट्रोजन है, सी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड इनके CO2 दिया गया है, और डी में दिया गया है आपका हीलियम, ठीक है। तो बताओ फटाफट कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन जो गैस होती है, जो धान से निकलती है, धान के खेत से निकलती है। इसके अलावा अगर बात करूं मीथेन की, तो सॉरी, मीथेन कहां से निकलती है, जानवरों के द्वारा जब
जुगाली ली जाती है तो वहां से भी मीथेन गैस का ही उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो मीथेन गैस का ही उत्सर्जन होता है। तो मीथेन गैस भी आपकी क्या होगी, ग्रीन हाउस गैस होगी। इसके अलावा सीएफसी मतलब के क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है वो भी ग्रीन हाउस गैस होती है। ये तीन गैसें प्रमुख रूप से होती है, याद रख लो, रट लो इनको। एक तो रहेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी रहेगी सीएफसी, तीसरी होगी मीथेन गैस। ये तीनों की तीनों जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या होता है, अभी आपको बताया है और उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। मीथेन गैस कोयले के जलाने से निकलती है, धान के खेतों और पशुपालन से निकलती है, इसके अलावा वाहन उत्सर्जन और पेड़ों के काटने से होती है। तो किसके काटने, कौन सा कारण होगा ग्रीन हाउस गैस का, ग्रीन हाउस गैस नहीं सॉरी मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या माना गया है। मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत क्या माना गया है, तो देखिए एक तो धान की खेती से मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा पशुपालन, जब जानवरों के द्वारा जुगाली की जाती है भोजन करने के बाद या खाना खाने के बाद, ठीक है, या घास खाने के बाद जब जुगाली करते हैं तो वहां से भी जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं क्या भाई, मीथेन गैस उसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो बताओ भाई फटाफट, पेरिस जलवायु समझौता कब किया गया था। तो पेरिस जलवायु समझौते की अगर मैं बात करूं तो ये 2015 में हुआ था। कब, 2015 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन को लेकर ही ये सम्मेलन किया गया था, ये समझौता हुआ था पेरिस में। पेरिस कहां पर है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कौन सा प्रभाव समुद्र स्तर में वृद्धि करता है। जलवायु परिवर्तन का कौन सा प्रभाव ऐसा है जो समुद्र स्तर में वृद्धि करता है, यानी कुल मिलाकर ग्लेशियर ज्यादा पिघलते हैं, जल की मात्रा ज्यादा बढ़ती है। तो बताओ कौन सा होगा, उसका आंसर सही बताना होगा आपको। ओजोन क्षरण ना जी, हिमनद पिघलना, यानी कि जब तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे होगा भैया, मच्छर काट रहे थे, अच्छा जी, जलवायु परिवर्तन का कौन सा प्रभाव समुद्र जल स्तर में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ओजोन के क्षरण में वृद्धि होगी नहीं, हिमनद पिघलना, इसके अलावा वनों की कटाई और अम्लीय वर्षा। तो देखिए जल स्तर कब बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर में वृद्धि कब होगी, जब हिमनद यानी कि बर्फ के मैदान पिघलेंगे। जब बर्फ के मैदान पिघलेंगे, बर्फ के मैदान कब पिघलेंगे, हिमनद कब पिघलेंगे, जब आपका तापमान ज्यादा बढ़ेगा, तापमान ज्यादा बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा कि तापमान में वृद्धि होगी। जब तापमान में ज्यादा वृद्धि होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और बहुत सारे क्षेत्रों का, जीव जंतुओं का उसमें उसको हानि होने वाली है कुल मिलाकर। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान होता है, इसके अलावा मानव जाति को भी उससे नुकसान होगा। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है बता दो, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है, पृथ्वी का ठंडा होना, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना, ये चंद्रमा का तापमान बढ़ना, या फिर कोई नहीं। तो देखो ना तो तापमान बढ़ने से है, यानी कि चंद्रमा के तापमान बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पृथ्वी का ठंडा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कोई होगा। तो क्या होगा, पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो जो ना ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर ज्यादा बढ़ेगा। जब समुद्र का जल स्तर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, जलवायु में जो आपके समुद्र में जो आपके जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, वे नष्ट हो जाएंगे, उनको हानि होगी। तो क्या होगा, आपका पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा। इसके अलावा मानव जाति को भी इससे नुकसान होगा। तापमान ज्यादा बढ़ेगा, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो आपको क्या होगा, एसी, फ्रिज वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कूलर पंखों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे भी बहुत नुकसान होगा भाई। ठीक है, हानि होगी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आंसर दो। जलवायु परिवर्तन का एक सामाजिक प्रभाव बताना है आपको। समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन का एक सामाजिक प्रभाव बताना है आपको। ए में दिया गया है आपका तकनीकी विकास, बी में दिया गया आपका क्या भाई, बी में है आपका जनसंख्या वृद्धि, सी में है जलवायु विस्थापन और डी में दिया गया है पूंजी निवेश। क्या दिया गया, पूंजी निवेश। तो फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो, जलवायु परिवर्तन का एक सामाजिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। क्या तकनीकी विकास पर प्रभाव पड़ेगा, है जी, या फिर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी जलवायु परिवर्तन से, या फिर जलवायु विस्थापन होगा, या फिर पूंजी निवेश। देखो सी आंसर आपका इसमें सही होने वाला है, सी आंसर आपका सही होने वाला है इसमें, सी आंसर आपका सही होगा। क्यों होगा सी सही, क्यों होगा सी सही, सी इसलिए होगा क्योंकि जलवायु विस्थापन होगा, जलवायु विस्थापन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मतलब जलवायु विस्थापन। ठीक है, जलवायु विस्थापन। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा जो समाज से जुड़ा हुआ है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, NAPCC का पूर्ण रूप बताना है क्या है, बताओ भाई। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, NAPCC का पूर्ण रूप क्या है, बताओ फटाफट। ठीक है, देखो भाई इसका जो पूर्ण रूप होगा, N से तो बन जाएगा नेशनल, तारों में दे रखा नेशनल, तारों में नेशनल है। ठीक है,
ए से बन जाएगा क्या भाई, एक्शन, एक्शन यहां भी दे रखा और यहां भी दे रखा, एक्शन। पी से बन जाएगा आपको प्लान, प्लान यहां भी है और यहां भी है, कौन भी आ जाएगा, ठीक है। सी से बन जाएगा क्लाइमेट, क्लाइमेट यहां भी दे रखा और यहां भी दे रखा। इसके अलावा आ जाएगा भाई एक और सी आ जाएगा, उसका बन जाएगा कंट्रोल, तो होना नहीं भाई, इससे होगा क्या, चेंज, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो कंट्रोल होना नहीं है, ठीक है, तो कंट्रोल तीनों में दे रखा, तो कुल मिलाकर बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा भाई, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस शामिल नहीं है, बताओ भाई, कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस शामिल नहीं है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखो भाई, CO2 तो शामिल है, CH4 भी शामिल है, N2O भी शामिल है, O2, ऑक्सीजन शामिल नहीं भाई, ऑक्सीजन क्यों शामिल होगी भाई, ऑक्सीजन क्यों शामिल होगी, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों में ऑक्सीजन शामिल नहीं होगी, तो डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्या है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर देने आप सभी को, फटाफट आंसर देते रहो भाई, ठीक है। देखो आलकस मत क्या करो, ठीक है, आंसर दिया करो, आंसर देने से क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट देके आओगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे आप लोग, और याद करोगे कि सर ने जो ना पेपर 1 में हमें कराया और बहुत अच्छे हमको नंबर प्राप्त हुए हैं। उम्मीद है भाई सबसे जो ना सबको 40+ नंबर लेके आना है, ठीक है। जो भी पूरी वीडियो देख रहे हैं और कंप्लीट तरीके से नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं भी दूंगा बने हुए आपको, ठीक है, 40+ नंबर लेके आने, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगभग जो ना, लगभग क्वेश्चन में देखो सारे तो नहीं कह रहा, 50 के 50 तो, लेकिन 40 या प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। इसमें हेल्प मिलेगी आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना खुद सोच कर लगाने पड़ते हैं, लॉजिकल लगाने पड़ते हैं, जो किसी बुक से, किसी भी क्लास से, कहीं से भी नहीं मिलने आपको, ठीक है। उनमें क्या होता है, वे आपको जो ना दिमाग के हिसाब से, अपनी मानसिकता के अनुसार, ठीक है, अपनी सोच के अनुसार वे आपको करने होते हैं लॉजिकली, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर जो ना 40 तो मिले नहीं यहाँ से, ठीक है। तो देखो जो यहाँ से नहीं मिलेगा ये तो कहीं से बुक से भी नहीं मिलने, ठीक, ध्यान रखना, ठीक, वे किसी और चीजों में नहीं मिलने। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 5-4 क्वेश्चन जो खुद इंसान अपने दिमाग से सोच के लगाता है, जैसे मान लो रीजनिंग के क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैथ के क्वेश्चन है, ठीक, तो कहीं से भी नहीं मिलने, ठीक, लेकिन उसी तरीके के मिलेंगे, लेकिन उसी तरीके के मिलेंगे, ठीक है, उसी तरीके के मिलेंगे, ठीक है। तो फिर तो कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के रहेंगे, ठीक है। चलो जी देखते हैं भाई आंसर क्या रहेगा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर क्या, प्रभाव क्या है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर क्या है। उपज में वृद्धि होगी ना भाई, उपज में वृद्धि क्यों होगी, उपज में अनिश्चितता और कमी आ जाएगी, ये आ सके, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ये भी नहीं। जल संरक्षण ना जी, तो बी आंसर हो जाएगा भाई, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देख लो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उपज में अनिश्चितता बढ़ेगी और कमी भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, बता दो भाई। क्योटो प्रोटोकॉल जो है था, क्या उसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना था, ना जल शुद्धता का, ना समुद्र शुद्धता, ना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। बिल्कुल पक्का यही आंसर है, ध्यान रखिए, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर पे आगे 11, जलवायु परिवर्तन से निम्न में से कौन सी बीमारी बढ़ती है, बताओ भाई। जलवायु परिवर्तन से कौन सी बीमारी बढ़ेगी। देखो भाई जलवायु परिवर्तन बढ़ने से कौन सी बीमारी बढ़ेगी ये आपको बताना। देखो भाई जब जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ठीक है, उससे बहुत सारे क्षेत्रों में जो ना आपका परिवर्तन होगा, ठीक है, परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन बढ़ा होगा तो उससे टीबी से तो कोई संबंध ऐसा है नहीं कि टीबी की बीमारी हो जाएगी, ठीक है, ना ही पोलियो होगा। पोलियो तो पानी की कमी से, प्रदूषित पानी से होता है। और कैंसर जो ना आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण उनसे होगा, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से फैल लगा भाई क्या, मलेरिया, क्योंकि मच्छर ज्यादा हो जाएंगे, मच्छर ज्यादा हो जाएंगे, तापमान में परिवर्तन होगा, या तो ज्यादा वर्षा हो जाएगी या बिना वर्षा के हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, मलेरिया बढ़ने की संभावना रहेगी आपको। तो ए आंसर इसका सही रहेगा भाई, ऑप्शन के हिसाब से ए आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, जल संकट का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन में क्या है। जल संकट का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन में क्या है। वर्षा में बदलाव हो जाएगा है जी, हो सके नदियों का रुख, चलो जी, समुद्र की लहरें, ओजोन का क्षरण, ओजोन का क्षरण तो है नहीं, समुद्र की लहरें भी नहीं। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई वर्षा में बदलाव हो जाएगा, ठीक है। जल संकट का मुख्य कारण हो जाएगा जल परिवर्तन से क्या है, तो इसका जल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से मुख्य कारण क्या हो रहेगा, इसका भाई वर्षा में बदलाव हो जाएगा। जब आपका क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो वर्षा में बदलाव हो जाएगा। नदियों के रुख में कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ठीक है, कह नहीं सकते।
समुद्र की लहरों में कोई प्रभाव नहीं पड़ना, ओजोन क्षरण से कोई मतलब रहेगा आपका वर्षा में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को बचाती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को बचाती है? पीछे बताया नहीं, लेकिन यहां बता रहा हूं, अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है भाई। अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी पृथ्वी पे नहीं आ पाती, अगर वे सीधी पृथ्वी पर आ गई तो उससे क्या होगा, त्वचा कैंसर होने की संभावना हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ओजोन परत जो है वो उससे हो के आती है, छन के आती है, तो उसको क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है वो वहीं से, और बाकी छन के आती है, फिर उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, आगे बात समझे? तो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वे डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, तो सी आंसर हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो तो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलवायु परिवर्तन से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले प्रभावित होता है? बताओ भाई, जलवायु परिवर्तन होने से सबसे पहले कौन से क्षेत्र में नुकसान होगा, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, ये बताओ आपको। देखो भाई, जलवायु परिवर्तन होगा, मान लो जलवायु परिवर्तन हो गया तो सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, तो किसे नुकसान होगा? शहर को नुकसान होगा ना, शिक्षा को नुकसान होगा, संचार को नुकसान, सबसे ज्यादा कृषि को नुकसान होगा भाई। जलवायु परिवर्तन से मान लो जो ना 22 साल ज्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आकर नुकसान किसा होगा? सबसे ज्यादा कृषि को होगा। जब भी कृषि को नुकसान होगा भाई, ठीक है, बारिश हो जब कृषि को, सॉरी ज्यादा बारिश हो जा जब कृषि को नुकसान, बारिश ना हो जब कृषि को नुकसान। ठीक है, तो कुल मिलाकर बी आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित कृषि, प्रभावित तो सारे होंगे, शहर भी प्रभावित होगा, शिक्षा भी, जब बारिश पड़ेगी स्कूल में नहीं जा पाएंगे भाई, ठीक, बारिश पड़ेगी स्कूल में नहीं जा पाएंगे, या बारिश नहीं पड़ रही सूखा पड़ गया, तो ऐसे में भी ना गर्मी ज्यादा होगी, स्कूल में जाना बंद कर दोगे आप लोग, ठीक है, घर में रहोगे भाई, लू चलेगी, ठीक है, हेट वेव जिनको बोलते हैं, या लू कहते हैं उत्तर भारत में, तो आपका ये भी प्रभावित होगा, संचार भी प्रभावित होगा, कुल मिलाकर सब कुछ प्रभावित होता है। लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन प्रभावित होगा, सबसे पहला होगा कृषि, कृषि। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है? बताओ कौन सा कारण नहीं है? जलवायु परिवर्तन का कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन में दिया, वनों की कटाई, वन काटने से जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन का कारण है ना, ठीक है। सौर ऊर्जा का उपयोग, इसके अलावा जीवाश्म ईंधनों का जलना और औद्योगिकीकरण। देखो भाई, उद्योग ज्यादा बढ़ेंगे तो जलवायु परिवर्तन होगा, बहुत सारी जहरीली गैस निकलेगी, तो ये तो कारण है। जीवाश्म ईंधनों को जलाओगे, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, तो इससे क्या होगा? इससे भी आपका क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा, तापमान बढ़ेगा। सौर ऊर्जा अगर चलाओगे आप, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे तो तापमान पर फर्क नहीं पड़ना, तापमान को नुकसान नहीं होना, लाभ होगा सौर ऊर्जा से, ठीक है। और वन काटोगे तो भाई सीधी सी बात है, फिर भी नुकसान होगा जलवायु परिवर्तन को, है। तो कुल मिलाकर सारे के सारे आपके जलवायु परिवर्तन के कारण हैं, छोड़कर बी को, सौर ऊर्जा को, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो जी भाई, मजा आ रहा होगा क्वेश्चनों में, आज समझ में भी आ रहे होंगे और आंसर भी तुम्हारे सही जा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में देखूंगा एंड में कितने क्वेश्चन तुमने सही करे भाई, ठीक है। ये भी देखूंगा कितने सही करे तुमने, ठीक है। देखते हैं कितने पानी में हो तुम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सतत विकास के लिए कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है? सतत विकास के लिए कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है? बता दो आंसर इसका, अच्छा चलो ठीक है, बताओ भाई, एक दो का आंसर तो देख लो भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताओ, प्लास्टिक का उपयोग, क्या कह रहा? सतत विकास के लिए कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है? क्या प्लास्टिक का उपयोग करना सहायक है? कोयले का अधिक प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग और बेतरतीब शहरीकरण। क्यों क्या है भाई? बेतरतीब, अच्छा बेतरतीब शहरीकरण, ठीक है। बताओ कौन सा आंसर रहेगा, ठीक है, बताओ कौन सा आंसर रहेगा। उम्मीद है कि सभी के सभी इसका आंसर सही आंसर दोगे, दो फटाफट, ठीक है। देख रहा हूं मैं आपके कमेंट बॉक्स, ठीक है, कितने लोग आंसर देंगे, ठीक है। चलिए जी, आंसर दो भाई फटाफट, ठीक है। सतत विकास के लिए कौन सा उपाय जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है? बता दो फटाफट, आंसर दो भाई सब, ठीक है। हम नहीं बताने के भाई, चलो मैं ही बताऊंगा तुम्हें कौन सा आंसर रहेगा इसका, ठीक है। देखो भाई, प्लास्टिक उपयोग तो सहायक है नहीं, कोयला भी नहीं है और ना शहरीकरण है, तो क्या रहेगा? नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो ये सब रहेगी भाई, सी आंसर सही हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या है। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार की कौन सी योजना है? बताओ भाई, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने क्या जल मिशन चलाया? ना। जी डिजिटल इंडिया चलाया ना। अमृत योजना, ये तो नदियों को देखो, अमृत योजना है नदी जोड़ो जल परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ना ताकि दोनों में पानी की मात्रा बनी रहे और बीच में नहरें निकाल दी जाए, तो बोल रहे हैं अमृत
योजना है जी। मेरा नाम भी सुनील अमृत है भाई, ठीक है। चलो जी, तो भाई ये जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा भाई सी रहेगा, NAPCC, NAPCC, ठीक है भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहले भी आता है क्वेश्चन, पहले भी आता, बताओ तो कौन सा आंसर सही होगा भाई, ठीक है। आंसर कौन सा सही होगा, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, आपका NO2 तो ग्रीन हाउस गैस है, CO2 तो पक्की है ही, मीथेन भी है ही, तो कौन सी बच गई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव में कौन शामिल है? बताओ भाई, जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव में। देखो पहले बताया था क्या, राजनीतिक, इसके अलावा सामाजिक भी बता दिया, अब आर्थिक बता दो, आर्थिक बता दो, आर्थिक बताओ भाई कौन सा होगा। फसल हानि होगी, होगी तो होगी भाई। ऊर्जा लागत ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान होगा, तो इसका डी आना चाहिए भाई। डी आंसर सही हो जाएगा भाई इसका, डी आंसर सही हो जाएगा। बताओ तुमने कौन सा दिया, ठीक है, डी दिया हुआ है, उम्मीद तो है, पढ़े लिखे लोग हो तुम, ठीक है, नेट की तैयारी कर रहे हो भाई, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो डी आंसर सही है, ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 20, 25 क्वेश्चन है भाई, सारे जलवायु से, ठीक है। जलवायु न्याय किससे संबंधित है? बताओ भाई, जलवायु न्याय किससे संबंधित है, ये आपको बताना। देखो भाई, सभी देशों के लिए समान नियम, भाई अगर सभी देशों के लिए समान नियम बनाओगे, जो गरीब देश होंगे बेचारे वे कहाँ जाएंगे, ठीक है। अमीर देशों को तो फायदा हो जाएगा, गरीब देशों को नुकसान होगा, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता, ठीक है। विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा हो सकता है, ठीक है, ये आपका हो सकता है, ठीक है। जब आपके जलवायु न्याय करेंगे तो विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी भाई, करनी चाहिए, ठीक है, ये सही हो सकता है। पर्यावरणीय संतुलन, समान न्याय से पर्यावरणीय संतुलन कैसे हो जाएगा भाई? एक देश पे ज्यादा पैसा, एक पर कम होगा, एक को नुकसान ज्यादा होगा, एक को ज्यादा, एक को नहीं होना, तो ये तो नहीं होना। केवल विकासशील देश ना, केवल विकासशील देशों को मदद करोगे तो गरीब कहाँ जाएंगे, जो अविकसित देश हैं वे फिर कहाँ जाएंगे, ठीक है। विकासशील तो चलो कर रहे विकास, ठीक है, तो भाई ऑप्शन के हिसाब से बी आना चाहिए बस आपका, ठीक है। विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा, ये आपका ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा भाई। वैसे इसमें जो ना अविकसित देश भी आने थे, ठीक है। चलो जी, तो बी आंसर सही हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि को सीमित करने का लक्ष्य पेरिस समझौते में रखा गया था? बताया था मैंने आपको, पक्का बताया था, पिछली जो क्लास कराई थी उसमें बताया था आपको कि पेरिस जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, पेरिस जो समझौता हुआ कब हुआ बताओ? 2015 में हुआ। पेरिस कहाँ पे है भाई? फ्रांस की राजधानी कही हो, योनी है, फ्रांस की राजधानी भाई। पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है, इसकी राजधानी फ्रांस की राजधानी भाई है, ठीक है। ये है जी आपकी फ्रांस की राजधानी, ठीक है। आगे बात समझ, सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाए इसको, सुरा व सुंदरियों का देश कहते हैं पेरिस को, ठीक है। आगे बात समझ, सुरा मतलब शराब और सुंदरी मतलब तुम समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो सुरा और सुंदरियों का देश इसको कहा जाता है, पेरिस को, ठीक है। तो भाई इसमें करा गया था कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान करना पूरी दुनिया का, ठीक है, जो कि 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रहा, ठीक है। तो कितना करना, घटा कर 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास करना जी, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, इतना हो जाता, ठीक है। अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे सारे देश, ठीक है। चलो जी, इस पर आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है भाई, IPCC का पूर्ण रूप क्या है? IPCC का पूर्ण रूप क्या है? पीछे भी बताया शायद इसके बारे में, तो भाई मैंने इसके बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया, शायद पीछे भी बताया है। IPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा? IPCC का पूर्ण रूप क्या होने वाला है? देखो भाई, आई से तो बन जाएगा क्या, इंटर गवर्नमेंटल, रखा है कहीं से, ये रहा भाई, इंटर गवर्नमेंटल। पी से बन जाएगा पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो कुल मिला के भाई सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर सही होगा भाई इसका, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, सी हो जाएगा भाई, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा मिशन जलवायु से जुड़ा हुआ है? बताओ भाई कौन सा मिशन जलवायु से जुड़ा हुआ? गंगा मिशन जुड़ रहा, नदियों से जुड़ रहा भाई, नेहरू मिशन से तो कोई संबंध है नहीं, खेलो इंडिया खेल से भाई, सौर मिशन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना भाई, सौर मिशन, ठीक है। सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ से है? गुरुग्राम, गुरुग्राम,
गुरुग्राम कहाँ पे है भाई? हरियाणा। ये हरियाणा का सबसे विकसित शहर माना जाता है भाई गुरुग्राम, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो जी। चंडीगढ़ से भी बेहतरीन क्षेत्र मानते हैं इसको, क्योंकि उद्योग बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में भाई, उद्योग बहुत ज्यादा है, ठीक है? विकास हो गया इस क्षेत्र का पूरा, ठीक है? दिल्ली के पास वैसे है, सौर ऊर्जा जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं भाई। जलवायु परिवर्तन से होने वाला विस्थापन कहलाता है। बताओ भाई क्या कहलाएगा? जलवायु परिवर्तन से जो विस्थापन होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण जो लोग घर बार छोड़कर इधर उधर भागेंगे, जलवायु परिवर्तन के कारण जो जीव जंतुओं का विस्थापन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? रोजगार विस्थापन कहेंगे ना भाई, ये तो रोजगार के कारण होना चाहिए। शहरी विस्थापन शहरों के कारण होना चाहिए, और प्रवासन जो ना ये भी नहीं होगा, तो क्या रहेगा? जलवायु विस्थापन कहेंगे उसको। जलवायु परिवर्तन के कारण जो विस्थापन होगा उसे जलवायु विस्थापन कहेंगे, ठीक है? तो बी आंसर सही हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन भाई, इसका आंसर तो यार आप लोग दे दो हैं, इसका आंसर तो दे दो भाई। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? बताओ। अच्छा बताओ, सोच समझ के पढ़ के बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा, ठीक है? क्या इसका आंसर होना चाहिए? आप लोगों को ये इसका आंसर बताना भाई, इंतजार कर रहा हूं मैं, ठीक है? मैं आप लोगों का जो है इंतजार कर रहा हूं भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए बता दो। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ भाई, फटाफट फटाफट, ठीक है? यार इतना तो बता ही दो, इसका तो बता ही दो, ठीक है? इसका तो आंसर बता ही दो। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी? सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होगी ये आपको बताना भाई, ठीक है? बताओ भाई फटाफट, ठीक है? बताओ हैं? नहीं बता दे, चलो देखो। केवल औद्योगिक विकास ना भाई, सतत विकास होना चाहिए। केवल कृषि विस्तार ना जी, केवल राजनीतिक वार्ता ना भाई, वार्ता करने से क्या होगा? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तभी तो होगा जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटा, तभी तो जाएगा। जब आप सतत विकास, सतत मतलब सबका विकास, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल का मतलब सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए, तभी जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटा जा सकता है। तो ये थी भाई आज के 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है? आगे समझे? एमसीक्यू कैसे लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो, और कितने आंसर आपके सही हुए हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है? आगे बात समझे? और यदि कोई समस्या है, कोई आपको दिक्कत है, तो उसके बारे में भी आपको बता दियो। जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे सारे के सारे मैं करा रहा हूं, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बात करेंगे प्रदूषण के बारे में। प्रमुख प्रदूषण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और अपशिष्ट प्रदूषण के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाएं आप, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे सभी का आंसर सही प्रकार से दे पाओगे, ठीक है? चलिए जी, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है आपको बताना है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? किसके कारण वायु प्रदूषण फैलता है? औद्योगिक गतिविधियों के कारण फैलता है, कृषि कार्य के कारण फैलता है, वनस्पति का जलना इससे भी फैलता है, या सभी प्रकार के विकल्प, ठीक है? तो बताओ कौन सा इसका आंसर सही होगा, ये आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। देखिए भाई, वायु प्रदूषण जो है औद्योगिक गतिविधियां, यानी कि उद्योगों से जो धुआं निकलता है उससे भी फैलता है। कृषि कार्य करने से, कृषि में जब जो ना उसको जुताई वगैरह करते हैं तो उससे जो आपकी क्या निकलता है, धूल वगैरह जो उठती है, उससे भी आपका क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा वनस्पतियों को जलाएंगे, जलाने से तो चाहे किसी भी चीज को जलाओ आप, उससे धुआं निकलेगा और उससे भी प्रदूषण होता है। तो कुल मिलाकर आपका डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। सारे आंसर इसके सही हैं, सारे आंसर इसके सही हो जाएंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। PM2.5 प्रदूषण किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है PM2.5 प्रदूषण? इसके बारे में मैंने आपको बताया था, डिटेल से पढ़ाया था, तो आप लोगों को बताना है कि किससे संबंधित है, ठीक है जी? क्या जल प्रदूषण से संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, या वायु प्रदूषण से संबंधित है, या फिर मृदा प्रदूषण से संबंधित है? तो कौन से जो है, कौन से प्रदूषण से संबंधित है आपका PM2.5? PM2.5 जो होता है ये आपका बहुत ही छोटा कण होता है जो वायु में उड़कर वायु को प्रदूषित करता है, या हमारे शरीर के अंदर भी चला जाता है। इतना छोटा कण होता है, तो वायु प्रदूषण इससे होगा भाई। क्या होगा? वायु प्रदूषण इससे होगा, ठीक है? तो सी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का मुख्य कारण किससे है? बताओ भाई, सबसे प्रमुख कारण जो है वायु प्रदूषण का, सॉरी ठीक है, सल्फर, हाँ, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण किससे है? ठीक है, SO2 की अगर बात करें तो SO2 सबसे ज्यादा किससे फैलता है? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलेगा? धुएं से। धुआं कहां से निकलेगा? धुआं निकलेगा उद्योगों से सबसे ज्यादा, उद्योगों से सबसे ज्यादा। इसके अलावा वाहनों से भी निकलता है, वाहनों से भी निकलता है, मिट्टी से नहीं निकलेगा, जल से नहीं निकलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो धुआं निकलता है, अपशिष्ट जो निकलता है, ठीक है, और वो जो नुकसानदायक होता है SO2, वो होता है आपका औद्योगिक क्षेत्रों से, औद्योगिक गतिविधियों से।
कारखानों से। तो ए ऑप्शन इसके हिसाब से सही रहेगा। अगर ए नहीं होता तो फिर आप बी इसमें लगा सकते थे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। सबसे प्रमुख कारण जल प्रदूषण का, एक तो भाई उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है ये भी जल प्रदूषण का कारण है। घर से या घरेलू कार्यों से जो अपशिष्ट निकलता है वो भी जल में जाकर मिलता है, तो वो भी जल प्रदूषण का कारण हो सकता है। इसके अलावा रसायन जो मिलते हैं आपके किस में जाकर, नदियों में, नालों में, तालाबों में, ठीक है, तो उससे भी जल प्रदूषण बढ़ता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी विकल्प आपके सही होंगे। ठीक है भाई, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जल प्रदूषण के मुख्य प्रभाव क्या हो सकते हैं। बताओ भाई फटाफट, जल प्रदूषण के मुख्य प्रभाव क्या होंगे, फटाफट कमेंट करके बताओ कि जल प्रदूषण के मुख्य प्रभाव क्या होंगे। पेयजल संकट आ जाएगा, इसके अलावा जल जनित रोग हो जाएंगे, इसके अलावा अगर बात करें जल जनित रोग के अलावा और क्या होगा, ठीक है, और क्या होगा, पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ेगा, और सभी विकल्प सही हैं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको बताना। देखो भाई, जल प्रदूषण से जल संकट तो आएगा, पक्की बात है, जल जनित रोग भी हो जाएंगे, ये भी सही बात है, पारिस्थितिकी पर भी प्रभाव पड़ता है, पारिस्थितिकी मतलब कि पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर डी आंसर इसका सही हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। इनकी मिट्टी प्रदूषण का जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है, ये आपको इसमें बताना है। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होगा। नंबर 1 पर दिया गया है आपका कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक, बी में है औद्योगिक अपशिष्ट, सी में है आपका भारी धातु, और डी में दिया गया है सभी विकल्प सही होंगे। देखो भाई, मृदा प्रदूषण का जो प्रमुख कारण होता है, मृदा प्रदूषण से क्या होगा, मृदा प्रदूषण तब होगा जब कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक उसमें मिलाए जाएंगे, एक तो ये भी सही है। उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलता है, मिट्टी में मिलता है, उससे भी मिट्टी प्रदूषित होती है। इसके अलावा भारी धातु जो होती है उसे अगर मिट्टी में मिलाओगे तो उससे भी मिट्टी की उर्वरता क्षमता समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि मिट्टी प्रदूषित होती है। तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, तो डी आंसर आपका सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए जी इसके बाद चलते हैं। अभी मैं थोड़े आपको ये आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद जब पीवाईक्यू करेंगे तो वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके यूजीसी नेट में आए हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में आए हैं, लगभग 10-12 दिन की बात और है, ये मैं थ्योरेटिकल आपका पूरा करा दूंगा, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चला करेंगे डेली। ठीक है, और आपका रिवीजन उसमें मैं कराऊंगा एक तरह से। ठीक है, चलिए जी, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताओ भाई। देखिए, वायु प्रदूषण के स्रोतों के बारे में बताना आपको। औद्योगिक कारखाने वायु प्रदूषण में बढ़ते हैं, जब धुआं निकलता है तो वायु प्रदूषण होता है। वाहनों का धुआं है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। शहरीकरण, शहरीकरण क्या मतलब है, शहरों में बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े वाहन वगैरह चलते हैं, उससे जो धूल उठती है, उससे जो धुआं निकलता है, तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। कुल मिलाकर शहरीकरण से भी आपका क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो डी आंसर यानी कि सभी विकल्प सही रहेंगे, डी आंसर आपका सही होगा, सभी विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि भाई आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ऑल बेल जो आपका बेल आइकन है, ठीक है, उसमें ऑल पर दबा दें, ठीक है, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें या जब भी आपकी क्लास चले तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और यदि आप पहले से ही हैं तो भाई जो है ना, इन वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करो। पीडीएफ का समाधान मैंने आप लोगों को कर ही दिया है, मैंने आपको बताया था। संसार एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पर आपको जो है ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। कुछ पीडीएफ मैंने उसमें ऑलरेडी डाल दी हैं। ठीक है, और ये जो है जैसे जैसे आपकी यूनिट पूरी होती जाएगी तो वहाँ पर मैं ये पीडीएफ आपकी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ अपलोड जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस उपाय को अपनाया जा सकता है। जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस उपाय को अपनाया जा सकता है। सीवेज उपचार कर सकते हैं, बात सही है। जल पुनर्चक्रण कर सकते हैं, जल का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। नदी और जल स्रोतों की सफाई कर सकते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे, तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका डी, सभी विकल्प सही होंगे। ठीक है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस उपाय को अपनाया जा सकता है, तो सारे उपाय आप इसमें अपना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का जो क्वेश्चन नंबर, अरे आगे चल रहा पीछे भाई, एक मिनट भाई, ये कैसे आ गया 8वां दोबारा है, 9 से पहले 8 आया था, नहीं, चलो 8वां क्वेश्चन पर पीछे लग गया। ठीक है, चलो जी 8वें क्वेश्चन को देखो भाई।
8वां देख लो पहले, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण, इनके शोर प्रदूषण, ठीक है। शोर प्रदूषण इसमें किस किस चीजों से फैलता है ये आपको इसमें बताना। ध्वनि प्रदूषण की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, मशीनों के माध्यम से भी आवाज निकलती है, शोर होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। यातायात से भी ध्वनि प्रदूषण होगा, और निर्माण कार्य से जब बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, खुदाई वगैरह चलती है, तो उससे भी शोर प्रदूषण होता है या ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कुल मिलाकर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। डी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई क्या है। 10वां तो मैंने बता ही दिया आपको। PM 2.5 प्रदूषण से किस प्रकार के स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में देखेंगे भाई, ठीक है। चलिए जी, एक तो देखिए आपका PM 2.5 यानी कि ये बहुत छोटा कण होता है, बहुत माइक्रो मिलीमीटर से भी कम छोटा होता है, और ये वायु के माध्यम से, श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। उससे बहुत ज्यादा हानि होती है हमारे स्वास्थ्य को। तो उससे क्या होगा? अस्थमा नामक बीमारी फैल जाएगी, श्वास संबंधी समस्याएं हो जाएंगी, फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर डी ऑप्शन इसका भी सही होगा। इनकी कुल मिलाकर सारी ये बीमारियां फैलने की संभावना है, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। वायु प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव क्या है? वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये इसमें आपको बताना है। तो वायु प्रदूषण के देखिए क्या प्रभाव होंगे। तो वायु प्रदूषण से क्या होगा कि जलवायु परिवर्तन को नुकसान होता है, जलवायु परिवर्तन को नुकसान होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं फैलेगी, पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा, बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे आपके जो है पेड़ पौधों को नुकसान होगा, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के बहुत अधिक नुकसान होते हैं, और मानव को बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है, इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। तो कुल मिलाकर डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर बात करें 12 की। जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारियां हो सकती है? देखो भाई, जल प्रदूषण से क्या होगा, जब हम प्रदूषित जल का उपयोग करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है, जैसे डायरिया, हैजा, कोलरा आदि बीमारी होने की संभावना होती है। तो कुल मिलाकर इसका भी डी ऑप्शन सही होगा। ये सारी बीमारियां इसमें फैल जाएंगी भाई आपको, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। मृदा प्रदूषण के कारण कृषि पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब मिट्टी प्रदूषित होगी तो कृषि के उत्पादन में कमी हो जाएगी, ठीक है। कृषि उत्पादन में कमी होगी, ठीक है। अच्छा, कृषि उत्पादन में वृद्धि, दूसरा कृषि उत्पादन में कमी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है भाई। मृदा प्रदूषण से कृषि उत्पादन बढ़ने का नहीं, कृषि उत्पादन घटेगा, घटेगा। तो इसका बी आंसर सही होगा भाई, बी आंसर सही होगा। जल्दबाजी में डी मत कर दियो, ठीक है, क्योंकि डी आ रहे हैं जब से, ठीक है। जल्दबाजी में डी मत कर देना कि डी सही है, ठीक है। इसका सही होगा कृषि उत्पादन में कमी, कृषि उत्पादन में कमी हो जाएगी, ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ने का नहीं, कृषि उत्पादन कम हो जाएगा इससे, ठीक है। चलो जी, तो बी आंसर सही है भाई इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से क्या प्रभाव हो सकता है? देखो भाई, ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा, एक तो मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ेगा, नींद सही नहीं आने की तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, नींद में खलल पड़ता है, बीमार होंगे, और बहरापन यानी कि जो है कानों को नुकसान इससे सबसे ज्यादा होता है जब ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो डी आंसर इसका सही रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अपशिष्ट प्रदूषण से, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बताओ भाई, अपशिष्ट प्रदूषण से कौन कौन से प्रकार होंगे? एक तो देखो भाई, अपशिष्ट प्रदूषण मतलब कि ठोस अपशिष्ट होगा, ठीक है, सॉलिड अपशिष्ट होगा। इसके अलावा तरल अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट कैसे होगा? जैसे मान लो ना बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, जैसे मान लो कंप्यूटर खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, ठीक है, या फिर मान लो जो ना, जैसे मान लो कचरा है तुम्हारा, ठीक है, सब्जियों से उतरे हुए छिलके हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको ठोस अपशिष्ट कहा जाएगा। इसके अलावा तरल अपशिष्ट की बात करें तो तरल अपशिष्ट में ऐसी चीजें आएंगी, जैसे मान लो आपने कपड़े धोए, ठीक है, या घर की सफाई की, तो घरेलू कार्यों से जो निकलने वाला पानी के साथ साथ जो अपशिष्ट निकलता है उसको तरल अपशिष्ट कहा जाएगा। उद्योगों से, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है, इसमें बहुत सारे केमिकल मिलकर आते हैं, वो भी आपका तरल अपशिष्ट होगा। बायोमेडिकल अपशिष्ट की अगर बात करूं तो आप जाओगे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की सुई वगैरह है, इंजेक्शन वगैरह है, इसके अलावा बहुत सारी दवाइयां बच जाती हैं, पट्टियां वगैरह हैं, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी जो ना अपशिष्ट होती हैं, ठीक है, और उनको ऐसे ही डाल दिया जाता है, उनको जो ना एकत्र कर दिया जाता है, तो वो होता है बायोमेडिकल अपशिष्ट। तो कुल मिलाकर आपका आंसर रहेगा कौन सा भाई? अपशिष्ट प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होंगे? तो सारे होंगे भाई, सारे होंगे भाई इसके, ठीक है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बायोमेडिकल अपशिष्ट किस प्रकार का प्रदूषण है? बताओ भाई, किस प्रकार का है? ठोस है, इसके अलावा तरल है, या फिर खतरनाक है, या फिर उपरोक्त सभी है? बताओ भाई किस प्रकार का होगा, ठीक है। बायोमेडिकल जो अपशिष्ट होगा वो किस प्रकार का अपशिष्ट होगा?
बायोमेडिकल अपशिष्ट जो है, देखो भाई खतरनाक तो ज्यादा कह नहीं सकते, ठीक है, तरल, तरल तो होता नहीं, ठीक है, तरल तो होता नहीं, तो कैसा होगा, वो होगा भाई ठोस। जैसे मान लो सुई है, पट्टियां हैं, दवाइयां हैं, तो वो क्या होगा, ठोस अपशिष्ट होगा। बायोमेडिकल होता है ठोस अपशिष्ट, ठीक है, ठोस अपशिष्ट होता है। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। जल्दबाजी में डी मत लगा दियो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों के डी आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग जो है डी इसमें आंसर लगा दो भाई, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कौन सा है। ठोस अपशिष्ट का प्रमुख स्रोत क्या है, इसमें देख लो दूसरा भी, यानी कि एक ही क्वेश्चन में कई प्रकार के विकल्प हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है, इस प्रकार को ध्यान रखना है। और दूसरी बात भाई, जब एग्जाम हो आपका यूजीसी नेट का, तो उसमें जो ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं पूछता है निगेटिव, ठीक है, तो नहीं को भी देख लिया करो कई बार, ठीक है, एग्जाम में नहीं को भी देख लिया करो। दूसरा फिर जो ना उससे आपका लैपटॉप में या उसमें जो आपको जो ऑनलाइन पेपर होता है, तो कर्सर से इधर उधर उसको घुमा के या ऊपर नीचे करके देख लिया करो। यदि आप पे नहीं हो रहा है, आप नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको जो ना वहां से जो है आपके लैब में आपके व्यक्ति होते हैं सहायता करने के लिए, उनसे पूछ लिया करो, ठीक है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। एक ही क्वेश्चन से आपका जो ना एग्जाम में कई बार जो है यूजीसी नेट के क्वालिफाई होने से रह जाए आप लोग, या आपका जो ना जेआरएफ नहीं हो पाता। तो सौर ठोस अपशिष्ट का प्रमुख स्रोत क्या है, बताओ भाई। घरेलू कचरा है, औद्योगिक अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, ये सभी। देखो भाई, ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट होगा जैसे घर से कचरा निकल रहा, बात ये भी सही है। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब है कि पानी के साथ में निकलता, तो इसको ठोस नहीं कहा जा सकता। कृषि अपशिष्ट को भी ठोस नहीं कहा जा सकता। तो घरेलू कचरे को आपको कहा जाएगा क्या भाई, ठोस अपशिष्ट। घरेलू कचरे को कहा जाएगा क्या, ठोस अपशिष्ट। सारे विकल्प सही नहीं है इसमें, इसका ए आंसर सही है, ए आंसर सही है भाई इसका, ठीक, ए आंसर आपका सही होगा। घरेलू कचरा जो होता है, जैसे मान लो घर से निकला है, ठीक है, आपके छिलके वगैरह निकले हैं, सब्जियों के छिलके वगैरह निकल गए, या इसके अलावा जो है ना लैपटॉप है, ठीक है, खराब लीड वगैरह है, मोबाइल हो गया, ठीक है, या और भी बहुत सारे कागज वगैरह हो गए, बहुत सारी काफियां हुई, तो वे सारे के सारे कैसे हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। ठोस अपशिष्ट में उनको कहा जाएगा या गिना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 18 की, तो जल प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी हो सके, बताओ भाई। जल प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा उपाय ऐसा है जो प्रभावी होगा, ठीक है, कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है। देख लो भाई कौन कौन से दे रखे। एक तो जल पुनर्चक्रण दे रखा भाई। जल का पुनर्चक्रण करने का मतलब है कि जल मान लो आपने इस्तेमाल किया, ठीक है, जो आपका जल बच गया उसे किसी और काम में इस्तेमाल कर लो, उसे किसी और काम में इस्तेमाल करो। जैसे मान लो आपने जो ना अपने पानी पीने के लिए घड़ा भरा, ठीक है, और उसे 2 दिन हो गए भाई, ठीक, उसके बाद क्या करोगे आप उसे फेंक दोगे या डाल दोगे, ठीक है, लेकिन उसको फेंकना नहीं है, उसको इस्तेमाल करना है किसी और काम में। कपड़े धोने में इस्तेमाल कर लो, बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने कह रहा, खाना बनाने में इस्तेमाल कर लो, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो है जानवरों को नहलाने में इस्तेमाल कर लो, जानवरों को वो पानी पिलाने में इस्तेमाल कर लो, तो और काम में उसका इस्तेमाल कर लो, उसी को बोलते हैं जल पुनर्चक्रण। इसके अलावा जल स्रोतों की सफाई करना, जैसे तालाबों की, नदियों की, झीलों की, उनकी सफाई करना, तो ये भी हो सकता है भाई, सही है। रासायनिक पदार्थों का निपटान, जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं फैक्ट्रियों से, उद्योगों से, कारखानों से, उनका निपटान करो, उन्हें रोको, ठीक है, उन्हें जल में मत मिलाओ, ठीक है। तो कुल मिलाकर सारे सही इसमें हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई आपका। देख लो जी आंसर, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चले आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्या है मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है, एक प्रमुख कारण बताओ क्या है मृदा प्रदूषण का, ठीक है। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, अच्छा जी, भारी धातु का उत्सर्जन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। तो कोई एक जो है इसका आंसर आपको बताना है, क्या सही होगा इसमें, बताओ भाई। देखो भाई, इसने पूछा कि मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होता है, भारी धातु का उत्सर्जन ये भी होगा, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग ये भी होगा। तो एक आंसर हो जाएगा सही, कौन सा, डी, विकल्प डी सही हो जाएगा भाई, सारे सही है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे समझ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 और देख लो भाई क्या है। ये लो जी, चलता नहीं, चलो भाई आगे को, बोर्ड भी बाजी दफा जो है बेचारा थक जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। वायु प्रदूषण से किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देखो भाई, वायु प्रदूषण से एक तो श्वास संबंधी, सांस लेने में दिक्कत होती है, बिल्कुल सही है। और जब ये सांस अंदर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, हृदय को लगेगी, ठीक है, तो हृदय रोग भी होंगे। इसके अलावा जो है फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना भी है। तो कुल मिलाकर आंसर आपका इसका भी डी हो जाएगा, सारे सही है भाई, ठीक। वायु प्रदूषण से ये सभी बीमारियां होने की संभावना है, ठीक है, जैसे श्वसन रोग हो जाएंगे, हृदय के रोग हो जाएंगे, कैंसर वगैरह हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सारी इसके सारी बीमारियां होने की संभावना है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो तो क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण कौन सी प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, बताओ भाई। वायु प्रदूषण से एक तो भाई अम्लीय वर्षा होगी, जब वायु प्रदूषित हो जाएगी तो वो केमिकल आकाश में उड़ेगा,
पानी ऊपर से गिरेगा, वर्षा होगी तो वो वर्षा जो ना वो आपका जो हवा अम्लीय जो होंगे वे अम्ल जो होते हैं पानी के साथ साथ जमीन पर आ जाते हैं या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, या फिर इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अम्लीय वर्षा होगी। जलवायु परिवर्तन होगा, बिल्कुल बात सही है, वायु प्रदूषण से। ग्लोबल वार्मिंग होने की भी संभावना है, ठीक है, तापमान बढ़ता है, ठीक है, ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे, नुकसान होगा, तो भाई डी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। सभी के सभी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो वो है जलवायु परिवर्तन में कौन सा प्रदूषण योगदान देता है? बताओ भाई, जलवायु प्रदूषण जो होता है उसमें कौन सा प्रदूषण सबसे ज्यादा भाग लेता है या सबसे ज्यादा योगदान उसका होता है? कौन से का योगदान होगा बताओ भाई। वायु प्रदूषण का होगा, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, कोई एक आंसर है बताना आपको। जलवायु परिवर्तन, देखो जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा नुकसान ध्वनि प्रदूषण से तो इतना होना नहीं, मिट्टी प्रदूषण से कोई ज्यादा रोल नहीं और जल का भी नहीं। जलवायु का मतलब है कि वायु प्रदूषण से ज्यादा नुकसान होगा। जब वायु प्रदूषित होगी तो जलवायु प्रदूषित हो जाएगा, जलवायु में परिवर्तन ज्यादा होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए। इसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन निभाता है जलवायु प्रदूषण में? जैसे एसी वगैरह है, फ्रिज है, उद्योगों से या आपके वाहनों से जो धुआं निकलता है उससे ज्यादा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ता है, तो जलवायु परिवर्तन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ए आंसर इसका भाई सही हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 23। ध्वनि 25 क्वेश्चन है भाई आपके, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। उम्मीद है कि इसमें सारे के सारे आपने सही कर दिए होंगे। उम्मीद तो ये है कि सारे के सारे सही कर दिए होंगे, क्योंकि जो ना ज्यादा कठिन ये क्वेश्चन है नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से गलत हो रहे हैं तो ये मान लो भाई बहुत ज्यादा सोचने की आपको या मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? यानी ध्वनि प्रदूषण, शोर प्रदूषण से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रोत्साहन। भाई अलग अलग वाहन चला रहे हैं, नहीं प्रत्येक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर चल रहा है, स्कूटर लेकर चल रहा है, बाइक लेकर चल रहा है, बड़े बड़े हॉर्न लगा रखे हैं, ठीक है, शोर मचा रखा हो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो ना जो सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं, जैसे मान लो सरकारी बसें चल रही हैं, ऑटो वगैरह चल रहे हैं, मेट्रो चल रही है, रिक्शा चल रही है, तो उनका इस्तेमाल करो, ठीक है, उनका इस्तेमाल करो। पैसे की बचत भी होगी और आपका प्रदूषण की भी बचत होगी भाई, ठीक है। आपके क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होने का, ठीक है। तो सार्वजनिक परिवहन का प्रोत्साहन करो, इसको बढ़ावा दिया जाए। शहरी क्षेत्रों में शोर नियंत्रण, शहरों में जो बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, फैक्ट्री लग रही है, कारखाने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, वाहन चल रहे हैं, मेट्रो वगैरह चल रही है, तो उनके शोर को कम किया जाए, ठीक है। या आपके मंदिर मस्जिदों पर जो बड़े बड़े जो ना लाउड स्पीकर लग रहे हैं उनको बजाए जाते हैं भाई, तो उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, ठीक है, ताकि क्या हो कि आपका ध्वनि प्रदूषण कम हो। हर एक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, यानी पेड़ पौधे लगाओ भाई, पेड़ पौधे लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि जो है प्रदूषण कम हो सके, प्रदूषण कम हो सके। तो कुल मिलाकर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौन सा? सभी सही है भाई, ठीक है, सभी का योगदान है, सारे उपाय कर सकते हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और है भाई, ठीक है। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है? मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय प्रभावी हो सकते हैं? तो जैविक खेती करो। जैविक खेती का मतलब है केमिकल मत मिलाओ, केमिकल रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम से कम करो, ठीक है, तो वही होगा आपका जैविक खेती। सच ना, जैविक खाद का इस्तेमाल करो भाई, इसमें ऐसा कहा गया। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग करो, यानी कि उनका इस्तेमाल कम कर दो। और भूमि की पुनः प्रसंस्करण, यानी कि भूमि का दोबारा से पुनर्चक्रण किया जाए, ताकि जो ना भूमि में कोई खेती करो उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दो, उसके बाद फिर उसमें कृषि करो, ठीक है, तो इस तरह से कहा जाएगा। या फिर अलग अलग फसल उसमें जो है उगाओ, उसको कहा जाता है भूमि की पुनः प्रसंस्करण, या भूमि का जो ना दोबारा से जो है पुनर्संस्करण करना, या मिट्टी का दोबारा से या पुनर्संस्करण करना। या फिर जो ना मिट्टी को पलट भी दिया जाता है इसमें भाई, कई बार बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से मिट्टी खुदाई करके उसकी मिट्टी को पलट दिया जाता है, नीचे के ऊपर आ जा, ऊपर के नीचे आ जा, ठीक है, उसे भी पुनः प्रसंस्करण कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर सारे विकल्प इसमें सही होंगे, आपका डी आंसर आ जाएगा भाई, डी आंसर आपका आ जाएगा। चलो जी आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई, और कमेंट करके बताना भाई सबको कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। बहुत कम लोग हैं जो ना जो भाई जो आंसर देते हैं। जैसे कि एक लड़की है आपके संतोष, ठीक है, उसके द्वारा पिछली बार भी सारे क्वेश्चनों के आंसर दे गए थे भाई, ठीक है, आगे बात समझ में। चलो जी देखते हैं हम लोग भाई कौन आंसर दे रहा कौन नहीं दे रहा, ठीक है। यदि कोई समस्या है किसी भी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है, वो भी आपकी हल कर दी जाएगी। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा कदम प्रभावी हो सकता है? यानी कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए, तो बिल्कुल सही है। कचरे का प्रबंधन करो, कचरे को रोको जाके जल में ना जाके मिले। औद्योगिक अपशिष्ट का भी निपटान कर लो, बाहर ही उसे नदियों में, नालों में, तालाबों में, जल में ना मिलने दो। तो कुल मिलाकर सारे आंसर इसके भी सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका भी सही होगा भाई, ठीक है।
फटाफट बताओ भाई कितने क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। और यदि कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, कोई आवाज में, दिखने में, क्वालिटी में कोई समस्या है तो बता दिया करो, उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। रही बात पीडीएफ की, वो मैंने आपका समाधान कर दिया कि संसार एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। 2-3 वीडियो, 2-3 यूनिट की मैंने डाल भी दी है, ये भी पूरी हो जाएगी अब, या तो इसको भी डाल दिया जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी, नमस्कार। तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को हम अपनी समाप्त, ठीक है। और भाई जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे, और अगर उन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर ही लो। और भाई अगर वीडियो ये आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, आपको फायदा हो रहा है, हेल्प मिल रही है, तो भाई लाइक भी जरूर कर दिया करो, ठीक है। नमस्कार।